वैशाली नगर स्थित अजमेर प्रेस क्लब में आज एक नया आयाम शुरू करते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम जीना इसी का नाम है में आज मुख्य अतिथि रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित होकर पार्षद बने ज्ञान सारस्वत रहे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता नवनिर्वाचित महापौर ब्रजलता हाडा ने की। कार्यक्रम के उद्देश्य निराशा और छल कपट के इस दौर में भी सही रास्ते पर चलकर न सिर्फ सफलता प्राप्त की जा सकती है बल्कि जीने का आनंद भी प्राप्त किया जा सकता है, इसी संदेश को लेकर सभी लोगों तक पहुंचाने का रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ज्ञान सारस्वत ने प्रेस क्लब भवन में अपना ज्ञान बांटते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए और अपने जीवन के अनुभव को सभी के साथ साझा किया। साथ ही महापौर ब्रजलता हाडा ने भी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए ज्ञान सारस्वत को अपने गुरु का दर्जा देते हुए उनके द्वारा बताए गए निर्देशों पर चलने की बात की गई और उप महापौर नीरज जैन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए जीना इसी का नाम है कार्यक्रम के उद्देश्य को सभी के साथ साझा किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष और महापौर पति डॉक्टर प्रियशील हाडा, प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रताप संगत, अब्दुल सलाम कुरैशी, फरहाद सागर, सैयद सलीम, रजनीश रोहिला, सूर्य प्रकाश गांधी, नरेश रागानी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षद, नेता और प्रेस क्लब के सदस्य सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अजमेर प्रेस क्लब के सभागार में नवनिर्वाचित मेयर साहिबा ब्रजलता हाडा जी का बहुत बहुत स्वागत है। अजमेर शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाडा का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी छोटी बहन हेमलता बंसल, आप और सभागार में मौजूद सभी लोगों का मैं अजमेर प्रेस क्लब की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम। जी हाँ, आज के हमारे जो कार्यक्रम का जो नाम है वो नाम भी यही है कि जीना इसी का नाम है। यह कार्यक्रम क्यों, किस लिए आयोजित किया गया, इस संदर्भ में विस्तार से प्रकाश को हमारे क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी डालेंगे। तो उससे पहले मैं स्वागत सत्कार की एक परंपरा जो हमारी भारतीय संस्कृति में है, मैं उसका निर्वहन करने के लिए भाई सागर, मैं सबसे पहले सुमन शर्मा जी आए और हमारी जो नगर निगम की मेयर है कृपया उनका बुके देकर स्वागत करें। आप सुमन जी मेयर साहब को सौंप। मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र जी चौहान साहब को, वे आए। हमारे बीच शहर भाजपा के अध्यक्ष मौजूद हैं डॉक्टर प्रियशील हाडा जी, कृपया उन्हें माला पहनाकर और शोर उड़ाकर स्वागत करें। नहीं, वो इतनी बड़ी माला हमारे पास अभी नहीं है वैसा।
जैन जी वैसा थोड़ा इधर घूम ले ताकि फोटो सेशन भी हो जाए। थैंक यू हाड़ा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी को, वे आए और हमारे जो आज के जो मुख्य आकर्षण है ज्ञान सारस्वत जी, उनका माला पहनाकर स्वागत करें और शॉल भी। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने मोबाइल अगर थोड़े आवाज उसकी कम कर लेंगे तो ठीक रहेगा, स्विच ऑफ कर ले तो और भी ज्यादा अच्छा। वाइब्रेशन पे कर ले तो सबसे ज्यादा सोलह, न इधर की नहीं न उधर की। मित्रों, अजय मेरू प्रेस क्लब का 20 वर्ष पूर्व जब गठन हुआ तो उसके बहुत सारे सपने थे कि हमें किन उद्देश्यों को लेके किस चीज को इसको गठित करना। 2020 में क्लब शुरू हुआ था और ये 21वां वर्ष है ज्ञान जी, तो आप हम पूरी तरह बालिग हो चुके हैं। 18 साल से बोर्ड के हिसाब से और 21 हिसाब से बालिग हो चुके। तो जब क्लब का गठन हुआ तो बहुत सारी चीजें डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी और हमारे बहुत सारे जो सीनियर साथी नरेंद्र जी भाई साहब वगैरह, इन लोगों ने बहुत सारे सपने देखे थे कि हमें करना क्या है। संविधान भी बना, तो चूंकि हमारे क्लब के एक मेंबर और थे भाई राजेंद्र जी हाड़ा, और ये क्लब का सौभाग्य है कि आज उनके छोटे भाई और छोटे भाई की पुत्र वधू दोनों इस सभागार में मौजूद हैं। हाड़ा जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे क्लब के जो संविधान का गठन हुआ, कानून बने, नियम बने, उसमें रमेश जी भाई साहब के जो सबसे बड़े सहयोगी जो रहे वो राजेंद्र हाड़ा जी ही रहे। तो मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि राजेंद्र हाड़ा जी, प्रियशील हाड़ा जी उस व्यक्ति के छोटे भाई हैं जो इस क्लब में एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में थे और रीढ़ के। मैं आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी को, वे आए और ये आयोजन हमने क्यों किया है, क्यों करना चाहिए, इस पर बता। इसको चालू करके देना उधर का कोई हो जाता है। कौन सा चला? इसको बढ़िए दबा दे। इससे पकड़ ले। ये लाल वाला लाल। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी नवनिर्वाचित मेयर साहिबा मैडम हाड़ा, मेरे भाई प्रियशील हाड़ा, भाई श्री ज्ञान सारस्वत, यहाँ पधारे हुए सभी पार्षदगण, अजय मेरू प्रेस क्लब के मेरे वरिष्ठ एवं परिवार के सभी साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि चर्चा है और आप सब भी महसूस कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम एक बिल्कुल नया प्रयोग है। मैं समझता हूँ कि शायद इससे पहले ऐसा प्रयोग मेरी जानकारी में हुआ नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही अजय मेरू प्रेस क्लब है। अजय मेरू प्रेस क्लब ही प्रयोगों का नाम है। हमेशा कुछ नित नए नवाचार करते रहना, नए प्रयोग करते रहना और समाज के प्रति अपने सरोकारों से जुड़े रहना, यह अजय मेरू प्रेस क्लब की भूमिका रही है। मेरी जब इस कार्यक्रम को लेकर कुछ अपने साथियों से चर्चा हुई तो कुछ साथियों का विचार था कि अभी ऐसा करना कहीं कुछ जल्दबाजी तो नहीं हो जाएगी, लेकिन मेरी एक सोच थी कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए, अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए या अच्छाई की परंपरा की जड़ें मजबूत करने के लिए कभी भी कोई जल्दी नहीं होती। हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना चाहिए।
कुछ साथियों ने यह भी कहा कि भाई ज्ञान सारस्वत जी को आपने क्यों चुना? ज्ञान सारस्वत जी से अपना कोई परिचय है? ज्ञान सारस्वत जी से मेरी अभी बात हुई हाल ही में, तो उन्होंने भी कहा कि उनसे भी कई लोगों ने कहा कि दैनिक भास्कर से आपका कुछ विशेष संबंध है क्या? रमेश अग्रवाल जी से आपका कोई विशेष संबंध है क्या? तो मैं आपको बताऊं कि यही एक सबसे बड़ी बात है, यही एक सबसे बड़ी लोगों का माइंड सेट है जिसको कि अजय प्रेस क्लब तोड़ना चाहता है। कभी भी जरूरी नहीं कि हर काम किसी संबंधों से हो, हर काम किसी जान पहचान की वजह से हो, हर काम किसी को ओबलाइज करने के लिए हो। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि सिर्फ एक अच्छी परंपरा स्थापित करने के लिए, अच्छे कामों को बढ़ावा देने के लिए, अच्छाई को प्रोत्साहन देने के लिए होना भी चाहिए, और वही हमारी सोच थी। मैं आपको बता दूं, ज्ञान जी से मेरा बहुत ज्यादा पुराना परिचय नहीं, आप खुद इस बात के गवाह हैं। ज्ञान जी ने भी कहा कि भाई साहब आपने मेरे को याद किया, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने कहा कि हमने आपको याद नहीं किया, हमने एक अच्छे काम को याद किया है और अच्छी परंपरा को बढ़ावा देने के लिए हमने किया है। 2 साल पहले भी आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि हमने ज्ञान जी पर एक आर्टिकल अखबार में लिखवाया था। लेकिन उस वक्त भी मेरे मन में भय था कहीं ऐसा तो ना हो कि हम किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं जो जिसमें कहीं कोई कचावट हो, या जिसमें कहीं कोई ऐसा हो जिसकी दोहरी पर्सनैलिटी हो, या जिसके पीछे कुछ सच कुछ और हो, नजर कुछ और आ रहा हो। हमने ये किया, और इस बात ये भी डर हमारे मन में था। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति की प्रशंसा या किसी के बारे में कुछ लिखना उस व्यक्ति को असहज कर देता है, और जिस रास्ते पर वो चल रहा होता है वो उससे भटक जाता है, या उसके मन में दोहरापन पैदा हो जाता है, या उसके व्यक्तित्व के अंदर एक पाखंड पैदा हो जाता है। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और हम उसको अखबार का शौक लगा के कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको बिगाड़ दें एक अच्छे भले आदमी को। लेकिन मुझे अभी ये कहते हुए खुशी है कि 2 साल पहले वो आर्टिकल अखबार में छपा था। पिछले 2 साल के दौरान ज्ञान जी से मेरी बात चर्चा तक नहीं हुई, और ये जीवन में 2 बार शायद मेरे ख्याल में आप दैनिक भास्कर आए होंगे। दोनों बार मैं आपको बता दूं, कभी इन्होंने जीवन में ये नहीं कहा कि भाई मेरे लिए कोई मेरी खबर छाप दो, मेरा नाम अखबार में छाप दो, या मैंने ये कार्यक्रम किया उसके बारे में छाप दो। मैं हमारी टीम भी यहाँ पर बैठी हुई है, उनके सामने बताना चाहता हूँ, ये 2 बार आए, और दोनों बार इसलिए आए कि कुछ 2 व्यक्तियों का इलाज आपको शायद करवाना था कोई, उनके लिए थोड़ा सा धन की कमी आ रही थी। दैनिक भास्कर हमेशा से एक कार्य करता रहा है कि लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करके उनके इलाज की व्यवस्था करवाता है। आपको मालूम पड़ा कि भाई वहां से हमारे इस काम के अंदर मदद मिल सकती है, मेरे पास आए। मैं शायद पहली बार आपसे मुलाकात तभी मेरी आपसे हुई। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है आप इस काम के लिए आए, मैं तो खुद आपसे मिलना चाहता था, और मैं ऐसे व्यक्तियों से मिलने के लिए जा भी सकता हूँ, लेकिन आप आए, बहुत अच्छी बात है। वो काम हुआ, उसके बाद से लेकर अभी चुनाव संपन्न होने तक हमारी शायद बातचीत भी नहीं हुई। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम अजय वीरू प्रेस क्लब का उद्देश्य सिर्फ ये है कि समाज में जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को प्रोत्साहन मिले, इस परंपरा को बढ़ावा मिले। देखिए एक बहुत विडंबना है कि अच्छाई को प्रोत्साहन नहीं मिलता। अभी कल मेरे एक साथी ने, भाई रजनीश ने मुझे एक शेर लिख के भेजा कि आप जब बात करें तो ये बोले। बशीर बद्र का शेर है कि घरों पर नाम थे, नामों के साथ ओहदे भी थे, बहुत तलाश किया मगर आदमी न मिला। तो देखिए मैं उससे आगे की बात कहना चाहता हूँ। देखिए आदमी बहुत सारे हैं, हम ये नहीं कहना चाहते हम ज्ञान सारस्वत जी की आज यहाँ चर्चा करवा के उनकी बात करके ये नहीं कहना चाहते, ये मैसेज नहीं देना चाहते कि सब ऐसे और लोग नहीं है। समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ मौजूद है। बस दिक्कत ये आती है कि उस अच्छाई को प्रोत्साहन नहीं मिलता। आदमी के भीतर आदमियत मौजूद है, लेकिन उस आदमी को खड़े नहीं होने दिया जाता, और वो इसीलिए वो वक्त से पहले वो दम तोड़ देता है। तो हम ये चाहते हैं, एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है इस शहर में। मैं ज्ञान जी के साथ साथ इनके उन तीनों वार्ड के लोगों को इनसे ज्यादा बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इनके अच्छे कामों को तस्दीक किया और उसको रिकॉग्नाइज किया। होता यह है देखिए कि अच्छे लोग तो बहुत है, मैं ये नहीं कहता कि ज्ञान जी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए या जिन्होंने अच्छे रास्ते से, सही रास्ते से अपनी मंजिल को पाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो समर्थन इनके तीनों वार्ड के लोगों ने इनको दिया, ऐसे जनरली होता नहीं। अच्छे लोग अक्सर
हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अच्छे लोग कभी सामने नहीं आते। देखिए, इस समाज की एक विडंबना ये भी है कि बुरे लोग तो सारे संगठित हैं और अच्छे लोग सारे बिखरे हुए हैं। जब कोई अच्छा आदमी कोई अच्छा काम करता है तो अच्छे लोग उसको प्रोत्साहन देने के लिए आते नहीं है सामने। कोई खुल के उनकी अच्छाई की तारीफ नहीं करता, इस डर के मारे तारीफ नहीं करता कि कहीं ऐसा ना हो कोई बुरे लोग हमसे नाराज हो जाए कि हम उसे अच्छे आदमी की तारीफ कर रहे हैं तो वो लोग कहीं हमसे नाराज हो जाए कि अच्छा आप तो उनके पास जाइए। और वो ही यही प्रवृत्ति उन अच्छे लोगों को वक्त से पहले खत्म कर देती है। हम इस परंपरा को भी तोड़ना चाहते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति है तो अच्छे व्यक्ति न सिर्फ संगठित हों बल्कि उस अच्छे व्यक्ति की छोटी सी अच्छाई को भी भरपूर तारीफ मिले, प्रोत्साहन मिले, समर्थन मिले, ताकि इस परंपरा को बढ़ावा मिल सके। मैं आज इस मौके पर ये खुशी जाहिर करना चाहता हूँ कि अजमेर के अंदर वो सवेरा हुआ है, जबकि अच्छाई को यहाँ पर तारीफ मिली है, उसको तस्दीक मिली है, उसको प्रोत्साहन मिला है। और मैं जानता हूँ इस बार के निगम चुनावों में बहुत सारे अच्छे लोग चुन के आए। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से बहुत सारे अच्छे लोग। और आज ज्ञान जी यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो बातचीत करेंगे, सिर्फ इतना सा उनका मकसद, हमारा मकसद यह है कि वो इतना सा बताएं कि साहब उन्होंने कैसे ये सब कर लिया। आज पूरे समाज में एक धारणा ये बन चुकी है साहब, दंड फंद के बगैर, छल कपट के बगैर, उल्टे सीधे काम करे बगैर किसी भी आदमी को सफलता नहीं मिलती। लेकिन हमारे सामने प्रमाण है, इस बात का प्रमाण है कि साहब आप जो काम जिसको जो करना है वो उतना सा भी कर ले तो उसके लिए सफलता निश्चित है, इस बात का प्रमाण है। और यही उदाहरण हम सभी के सामने रखना चाहते हैं, हमारे सभी पार्षद भाइयों बहनों के सामने भी, इस पूरे शहर के सामने भी। और ये अभी आपको बताएंगे कैसे इन्होंने सहज तरीके से कर दिया। मेरी अभी इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मुझे तो कुछ भी असहज नहीं लगा, मैंने बस जो मैं करता हूँ मैं आराम से अपना सादा जीवन जिस तरीके से जीता हूँ जीता चला आया, सब कुछ होता चला गया, मुझे तो पता भी नहीं कि कब क्या मिल गया। तो ये इस बात का प्रमाण है कि सफलता, पद, ओहदे, ये सब सारे तो ये एक तरीके के इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। आप तो अपना काम करते चलिए, सफलता तो अपने आप चल के आपके पास में आती जाएगी। आपको सफलता के लिए, जो व्यक्ति सफलता के लिए, पदों के लिए या पैसे के लिए भागता है उस व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। आप तो जो आपका काम है वो करते जाइए, सफलता तो आएगी, आप उसको ठोकर मारेंगे, खुद चल के आएगी, आप बार बार उसको ठोकर मारेंगे। मैं यही उदाहरण यहाँ पर स्थापित करवाना चाहता हूँ भाई ज्ञान जी की ये यहाँ पे बातचीत करवा के। इसका उद्देश्य मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं कि कतई ये कहना नहीं है कि साहब ज्ञान जी अकेले इस दुनिया के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच मौजूद हैं। सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं, इस समाज का हम आह्वान करना चाहते हैं कि अच्छे लोगों को आप प्रोत्साहन दें, उनको आगे बढ़ाएं, तारीफ में कोई कंजूसी नहीं बरतें, आप उनकी भरपूर तारीफ करें, थोड़ी सी भी। और देखिए अभी एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों मौजूद है। कोई ये बात का दावा नहीं कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति 100% अच्छा है। आज मैं अपने बारे में भी बार बार हमारे साथियों के बीच कहते हैं कि मेरे अंदर भी 100 बुराइयां हैं लेकिन एक दो अच्छाइयां भी होगी। तो इसी तरीके से किसी व्यक्ति के अंदर 100 अच्छाइयां हैं लेकिन उसके अंदर भी एक दो बुराइयां हो सकती है। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में ये प्रमाण पत्र जारी करने का दावा नहीं करते कि साहब वो 100% अच्छा है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि किसी में 10% भी अच्छा है, किसी ने अपने जीवन में 10% भी अच्छा काम किया है तो उसको सही वक्त पर भरपूर तारीफ मिल जानी चाहिए ताकि वो व्यक्ति एक बंधन में बन जाए। हम ज्ञान जी को भी इस बंधन में बांध देना चाहते हैं। आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने आ सकती है, बहुत सारे प्रलोभन उनके सामने आ सकते हैं और बहुत सारे ऐसे मौके आ सकते हैं कि जब उनको एक संघर्ष करना पड़े, अपने आप से बंद करना पड़े कई, और ऐसे हर अच्छे आदमी के साथ में होता है। लेकिन यदि उसके गले में हमने अच्छाई बांध दी है, यदि हमने उसको माला पहना दिया, उसका सम्मान कर दिया है, तो हर वक्त पर उसे एक ताकत मिलती रहेगी। वो अपने रास्ते पर बिल्कुल बेबाक निर्भय होकर चलता रहेगा और उसे कतई दो बार नहीं सोचना पड़ेगा कि साहब मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो सही भी है या गलत। उसका इरादा पक्का होता चला जाएगा। तो हम इस अच्छाई का सम्मान करके अच्छे लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि साहब जो आप वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उस रास्ते पर चलते जाएं। हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इस सम्मान का बोझ आपके सर पर ला रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात मतलब ये है कि हम आपको कोई अच्छा नहीं, हम कांटों का ताज पहना रहे हैं। आप जिंदगी भर आप इस बोझ के तले आपको काम करना है।
आपको इतने लोगों का विश्वास, इतने लोगों का सम्मान, उसकी रक्षा करनी है। हमेशा आपको इसी न सिर्फ ऐसे बने रहना है बल्कि अच्छे काम करते रहना है। मैं कामना करता हूं कि हमारे और भी साथी पार्षद बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सब उनकी बात को ध्यान से सुने। ये कतई न समझे कि साहब वो ही उनसे श्रेष्ठ हैं, वो अपनी बात करें। और मैं कामना करता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर हमारे पास में 80 ज्ञान सारस्वत यहाँ पर मौजूद हों और वो सारे मिलके इन 5 साल के दौरान मैडम हाड़ा के नेतृत्व में इस शहर को एक स्वर्ग बनाने के लिए जुट जाए सारे लोग मिलके। मैं इसी कामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और करता हूँ। एक नहीं हो पाते, एक मंच पे नहीं हो पाते, बिखरे हुए रहते। तो हमारा जो प्रयास यही है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग एक हो, एक मंच पर आए तो समाज को स्वर्ग बनते हुए बिल्कुल भी देख लेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं, हाँ उससे पहले मैं हमारे बीच में डिप्टी मेयर नीरज जैन साहब आ चुके हैं। मैं हमारे अजमेर के नहीं बल्कि देश विदेशों में जो विख्यात है रास बिहारी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। भाई नीरज जी जैन, उनका स्वागत करें, माला और शौर्य। देखिए, मैं आप सब लोगों को एक चीज बता दूं कि ये जो भवन है, ये भवन नगर निगम की जमीन पर बना है। और हमने जमीन भी ऐसी चुनी जिसके आसपास कोई ज्यादा अतिक्रमण हो तो उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो नौरज जी, आप इस तरह से नहीं देखो मेरे को। अब है जमीन सरकार की तो हम भी तो सरकार के ही हैं। तो जमीन नगर निगम की है। हमारे माननीय सांसदों, विधायकों, उनके कोष से ये भवन बना है। और ये भवन ही नहीं, हमारा तो पूरा का पूरा जो कारोबार है, यहाँ जो सारे संसाधन है, वो सारे संसाधन हम लोग तो परजीवी हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि आंदोलन जीवी परजीवी किस्म के लोग हैं, तो हम लोग भी परजीवी हैं। हमें समाज के लोगों का इतना प्रेम, इतना सहयोग मिलता है कि कई बार हमें हाथ देकर के रोकना पड़ता है कि बस क्षमा करें, हमें सुदामा ही बने रहे। तो आज जो हम जैसे माला वगैरह भी पहनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास पैसे कहाँ हटाएंगे? तो हम तो हमारे किसी मेंबर से, उन्हीं से सहयोग लेते हैं। हमारे मेंबर है धीरज जी गोयल, कल उन्होंने आगे होके कहा कि आपको कुछ जरूरत है क्या? उनको पता था कि इनको जरूरत तो होगी। मैंने कहा हमें इनका सम्मान करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं शॉल और ला देता हूँ। ठीक है, हो गया। तो भाई धीरज जी बैठे क्या? आपका बहुत बहुत आभार। एक चीज मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा था, घर से तैयारी करके आया हूँ वैसे पूरी। पत्रकारों के कल्याण के लिए हड़ा जी एक कोष बना हुआ है, अजय मेरू प्रेस क्लब, अजय मेरू पत्रकार कल्याण कोष ट्रस्ट है वो एक। और जब भाई साहब ने राजेंद्र हाड़ा जी ने, आप लोगों ने जब इसका एक्ट बनाया था, तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी बंदिशें उसमें लगाई थी ताकि उसके फंड का एक पैसे का भी दुरुपयोग ना हो। तो पहला प्रयास तो हाड़ा जी का ये था कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके ट्रस्टी बन गए। डिस्ट्रिक्ट जज कोशिश की, उनसे मिले, और उस समय मेरे ख्याल से जो ब्लैकमेल कांड की सुनवाई कर रहे थे वो जज उस वक्त थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम जुडिशरी के लोग हैं, हम लोग किसी ऐसे ट्रस्ट में नहीं जुड़ सकते। तो वो प्रस्ताव उनको रोकना पड़ा। बाद में इस ट्रस्ट में उनके अलावा शहर के एक प्रमुख समाज सेवी होते हैं, एक डॉक्टर को हमको उसमें शामिल करना था। तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है उसके प्रिंसिपल इसके पदेन सदस्य हैं। मित्तल हॉस्पिटल के मनोज जी मित्तल एक समाज सेवी के रूप में इसमें ट्रस्टी के रूप में मौजूद है। एक पद जो
हम इसमें रखना चाहते थे कि ताकि वक्त जरूरत काम आए, वो था कि क्या नगर निगम के मेयर हमारे इस ट्रस्ट के सदस्य बन सकते हैं। तो जब ये सवाल उठा तो उसका जवाब बहुत पॉजिटिव आया। तो धर्मेंद्र गहलोत जी जब मेयर थे तो उन्होंने हाँ भरी और हमारी खुशी दोगुनी हुई। तो नगर निगम के जो मेयर हैं ब्रजलता जी, वो इसमें पदेन ट्रस्टी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि नगर निगम मेयर जो पदेन ट्रस्टी का जो भार है वो आप हमें उठाने देंगी और हमारे इस ट्रस्ट को आपका सहयोग मिलता रहेगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं भाई ज्ञान सरस्वती। ज्ञान जी का जन्म 24 नवंबर 1969 को हुआ। तो इस हिसाब से ज्ञान सरस्वती जी मेरे से करीब 5 साल छोटे हैं। और राजेंद्र हाड़ा जी का जन्म भी लेट हुआ, वो मेरे से 2 साल छोटे थे। ज्ञान जी के पिताजी रामेश्वर लाल सारस्वत नाम था उनका, माताजी का नाम भंवरी देवी सारस्वत। आपकी स्कूल शिक्षा राजकीय ओसवाल स्कूल, कॉलेज शिक्षा श्रमजीवी कॉलेज, तृतीय वर्ष स्नातक तक रही है। ज्ञान जी का व्यवसाय पशुपालन डेयरी है। आपने संघ से 4 साल की आयु में ही जुड़ाव कर लिया। संघ में मुख्य शिक्षक, 2 दफा कार्यवाह, विश्व हिंदू परिषद में सह प्रखंड प्रमुख, विद्यार्थी परिषद में कॉलेज प्रमुख, राम मंदिर कार सेवा में अयोध्या गए, भारतीय जनता पार्टी में 2 बार वार्ड अध्यक्ष, 1 बार मंडल मंत्री, किसान प्रकोष्ठ शहर अध्यक्ष, शहर जिला अध्यक्ष, पशुपालन प्रकोष्ठ शहर जिला अध्यक्ष। पार्षद पद का जो उनका सफर शुरू हुआ वो 2010 में शुरू हुआ। निर्दलीय के रूप में 2510 वोटों से जीते। 2015 3740 वोटों से और 2021 में भी जो हाल ही में चुनाव हुआ उसमें 2843 वोटों से जीता। आपकी मुख्य हॉबी जो है वो पशु पक्षियों की सेवा करना और मोगरे का इत्र लगाना है। एक देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा नशा जो है वो ऑनेस्टी, ईमानदारी का होता है। और एक बार जिस व्यक्ति को कोड में खाद जिसको कहते हैं ना, अगर सेवा का नशा भी लग जाए तो यहाँ जितने पार्षद लोग बैठे हैं, मैं जानता हूँ उनको, ये लोग बहुत सेवा करते हैं अपने अपने वार्डों में। पता नहीं गालियां भी सुनते हैं लेकिन फिर भी काम करते हैं, सेवा करते हैं। तो ईमानदारी, मेहनत और सेवा का जो ये जो त्रिकोणीय नशा है, अजय मेरू प्रेस क्लब ये उम्मीद करता है कि ज्ञान सरस्वती जी इसमें आजीवन डूबे रहेंगे। ज्ञान जी। धन्यवाद प्रताप जी भाई साहब। नमस्कार। मां सरस्वती के उपासक, समाज के चौथे स्तंभ, मां सरस्वती के मंदिर रूपी इस प्रांगण में विराजित अजय मेरू प्रेस क्लब के अध्यक्ष सम्मान्य डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल साहब, सम्मान्य अजय मेरू प्रेस क्लब के कार्यकारिणी सदस्य पदाधिकारीगण, संगठन भारतीय जनता पार्टी में मेरे संरक्षक के नाते डॉक्टर शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील जी हाड़ा साहब, नगर निगम में संरक्षक के नाते भगिनी ब्रजलता जी हाड़ा साहब महापौर, मेरे अनुज और बहुत ऊर्जावान अनुज उप महापौर नीरज जी जैन साहब, उपस्थित वरिष्ठ संवाददातागण, मुझे पल पल पर साथ देने वाले, ऊर्जा भरने वाले मेरे पार्षद साथीगण, मेरी पार्षद बहनें, उपस्थित स्वजन, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ रमेश जी भाई साहब का, अजय मेरू प्रेस क्लब का, कि मुझे इस मंच पे खड़ा होने का अवसर दिया। यह वह मंच है जहाँ जिनके सामने बोलने से अच्छे उच्च अधिकारी, राजनेता सोच समझ कर बोलते हैं, अपनी बात करते हैं कि कहीं मुंह से गलत नहीं निकल जाए। लेकिन भाई साहब ने आदेश किया कि आप अपनी बात रखें। साहब, मैं कभी किसी डिबेट में नहीं गया, कोई भाषण आशुभाषण प्रतियोगिता में नहीं गया। शायद इतने बड़े मंच पर गली के नुक्कड़, एक पार्षद का दायरा एक गली का नुक्कड़ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा साधारण सभा होती है, उसमें
अपने पार्षद शादी के बीच में 2 या 3 मिनट का मौका मिल पाता है सदन में बोलने का, लेकिन आपने जो अवसर दिया इतने प्रबुद्ध मंच पे मुझे बोलने का, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में क्षमा भी चाहूँगा कि बिल्कुल नया हूँ मैं बोलने के मामले में, अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें। मैं अपना आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात को आगे रखता हूँ। मैं उन पत्रकारों को, उन लेखकों को नहीं जानता जिसने आज से पहले अखबारों में बहुत अच्छी हेडिंग मेरी लगाई कि एक है ज्ञान सारस्वत, एक पार्षद जो दूसरे वार्ड के काम निपटाता है। मैं उनको नहीं जानता क्योंकि नीचे उनका नाम नहीं लिखा होता। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ इस मंच के माध्यम से। उनका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। मैं कुछ नया नहीं कर रहा है, नया नहीं बोलने वाला हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ जो मेरे ये भाई बहन पार्षद और ये सब हम मिलके करते हैं। बस मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है कि मुझे यश ज्यादा मिलता है, किसी की किस्मत में यश कम लिखा होता है। मेरे से ऊर्जावान मेरी बहनें भी होंगी, भाई भी होंगे, नए जो परिवार आया है पार्षद परिवार, उससे ज्यादा ऊर्जावान होगा। और हम सब मिलकर मैडम के, महापौर महोदय के निर्देशन में और आप सबके उसके अंदर अच्छा काम करेंगे, आगे से बढ़िया काम करने का प्रयास करेंगे। जैसा भाई साहब ने बताया, बहुत छोटे और साधारण परिवार से हूँ। नसीराबाद ब्यावर के बीच में परीक्षावास जन्म था। पिताजी नया बाजार में प्राइवेट नौकरी करते थे। मेरे जीवन के पहले दौर की शुरुआत पशुपालन से हुई और पशुओं से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं आपसे कुछ जो मैंने किया वो वह बताना चाह रहा हूँ, बहुत साधारण शब्दों में। अगर बोर हो या बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गौपालन मेरा व्यवसाय है। गौपालन से मैंने सीखा, जब मैं सुबह उठता हूँ, मेरी आजीविका के लिए उठता हूँ, गायों का काम करने के लिए उठता हूँ, कभी 10 मिनट लेट हो जाते हैं तो गाय चिल्लाने लग जाती है। साहब उसके पास घड़ी नहीं होती है, लेकिन उसको समय पता होता है, पंचुअलिटी पता होती है। तो समयबद्धता मैंने मेरे जीवन में मेरी गायों से सीखी। जब एक गाय बिना घड़ी के अगर समय पे चारे के लिए और दूध देने के लिए दौड़ सकती है, जब मेरे पास 50 बछड़ों में से एक बछड़ा जाता है और सीधा वो अपनी माँ के पास जाता है, तो लोगों की पहचान करना मेरे गाय के बछड़े से सीखी है मैंने। आप किसी गाय को, मैं आपको प्रत्यक्ष कह रहा हूँ, आपने देखा भी होगा, किसी गाय को दुलार कीजिए, थोड़ी देर बाद में उसके आंसू आने लग जाते हैं। वो संवेदना मैंने अपनी गाय से सीखी है, मेरे पशु से मैंने सीखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी में, भाई साहब ने बताया, एक नई बात और बताना चाहता। मैं छोटा था, कॉलेज में था, तो मुझे ऐसा लगता था कि पत्रकार बहुत सम्मानित वर्ग है भी। तो मेरे शौक चढ़ा। तत्कालीन आधुनिक राजस्थान अखबार हुआ करता था, उसमें मैंने 6 महीने काम किया। जार का सदस्य भी मैं रहा। वहां से भी मुझे वरिष्ठ पत्रकार जो थे उनसे सीखने को मौका मिला। मेरे बड़े भाई दोस्त थे, साथी से सुरेश जी शर्मा, बचपन से मुझे संघ और सारा उनका सानिध्य रहा, जो उस दुनिया में नहीं है। उनको अभिवादन करते हुए उनसे मैंने जीवन में बहुत सीखा। केशव माधव परमार्थ मंडल करके हमने एक संस्था गठित की। उसके नाते अजमेर शहर में कई हमने नए आयाम, नए कार्यक्रम किए। 5151 आसन पे हमने सुंदरकांड का पाठ किया। बच्चों के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में हमने 3-3 हजार बच्चों का मेडिकल कैंप लगाया। सबसे बड़ा उस समय का 1100 लोगों का ब्लड कैंप हमारी केशव माधव संस्था ने लगाया। उत्तर में 2001 में मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर साहब मेरे मध्य है और आप सब लोग जानते हैं, मेरी रीढ़ की हड्डी 2 जगह से टूटी, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई। एक मिथक होता है, एक कहावत है कि रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद दोबारा आदमी खड़ा नहीं होता है, ऑन बेड रहता है। लेकिन मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, ये सब आप लोगों के और मेरे साथियों के, मेरे बचपन से मेरे परिवार के संस्कार, मेरे परिवार के अच्छे काम और मैंने कुछ प्रयास किया अच्छे काम करने का, उसका परिणाम ही था कि मैं आज वापस से मैं अपने इनफील्ड पे चलता हूँ और अपना काम अच्छे से करने का प्रयास करता हूँ। जैसा भाई साहब ने बताया, 2010 में चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ना पड़ा मुझे विचारधारा, लेकिन मैं अपनी विचारधारा से बंधा रहा। 2000 पहले मेरे जीवन में मोड़ आया 2010 चुनाव जीतने के दूसरे दिन। 26 सदस्य दोनों दलों के थे, एक वोट कम पड़ रहा था उप महापौर बनने के लिए। मेरे पास बहुत प्रलोभन आए, आर्थिक भी आए, पद के भी आए, लेकिन मेरे पिताजी का, मेरे परिवार का, मेरे मित्रों का ने ये शपथ दिलाई कि जीवन में कभी भ्रष्टाचार नहीं करना, ईमानदारी से काम करना है। और मैंने यह निर्णय लिया कि मैं अपने को पाक साहब जब भी रख सकता हूं कि मैं डिप्टी में वोट देने नहीं जाऊंगा। मैंने अपने दामन को बचाने के लिए मैं वोट देने नहीं गया। सदन में मेरी अलग कुर्सी लगी। 5 वर्ष तक निर्दलीय रहने के बावजूद मैंने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ी। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, अच्छे काम को, संस्कारों को मैं आगे बढ़ाता रहा। जब काम करना शुरू हुआ तो सामने एक चैलेंज था
मेरे वरिष्ठ पार्षद बहनें और भाई बैठे हैं। 2012 में 11 में एक नगर निगम में कैंप लगा था सामाजिक पेंशन का। आज तो सामाजिक पेंशन बहुत सामान्य बात है, ई मित्र पर जाकर आदमी फॉर्म भरता है और नगर निगम से फोन आता है और चालू हो जाता है। उस जमाने में सामाजिक पेंशन का अजमेर में बहुत कम चलन था, बहुत लोगों को, पात्र लोगों को कम प्राप्त होती थी। 4 पेज का फॉर्म था, गजटेड अधिकारी से अटेस्टेड कराना पड़ता था। तत्कालीन महापौर महोदय कमल जी बाकुलिया और सरकार ने एक कार्यक्रम रखा जिसके अंदर नगर निगम में एक बड़ा मेला लगाने का प्रयोजन था कि सारे पेंशन भरने वालों को नगर निगम में आना होगा। मैंने मालूम किया कि वहां कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए लोगों को बुलाया, वहां जाना था। मैंने 1100 फॉर्म पेंशन के अपने घर पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बहुत बड़ा चैलेंज था, 1100 फॉर्म लाना, छपवाना, 1100 फॉर्म को की आइडिया इकट्ठी करना, उनको भरवाना, वकील मित्र से नोटरी करवाया, सारा काम निःशुल्क हुआ। जिस दिन कैंप लगा उस दिन और वार्डों की बहुत बड़ी भीड़ नगर निगम में थी और मैं 1100 फॉर्म का गट्ठर ले जाके बाकुलिया जी की टेबल पे रखा और 24 घंटे में 1100 पीपी ऑर्डर मैंने बना के अपने वार्ड के लोगों को बांटे। वो चालू की हुई पेंशन, वो चालू किए हुए खाद्य सुरक्षा के लाभ आज भी मेरे वार्ड में किसी घर में 3 पेंशन आ रही है, किसी में 4 पेंशन आ रही है, किसी में 5 पेंशन आ रही है और परिवार चल रहे हैं। तो इससे मैं ये सीखा कि काम कोई भी बड़ा नहीं होता है, उसको तरीके से करें तो अच्छे से अच्छा हो जाता है। एक श्रमिक कार्ड की बात बार बार सामने आती है कि श्रमिक कार्ड क्या चीज है। श्रमिक कार्ड का आज तो हम कहते हैं कि श्रम विभाग से बनाया। अजमेर में 2013 के पहले श्रमिक कार्ड के बारे में बहुत अनभिज्ञता थी। अजमेर मेरवाड़ा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के साथ मिलकर विश्राम स्थल में हमने 2 दिन में कैंप लगाकर और 2000 से ऊपर श्रमिक कार्ड बनाया। उसमें से सैकड़ों लोगों को मृत्यु क्लेम, विवाह क्लेम आदि मिले। तो अजमेर में श्रमिक कार्ड की को भी पहचान दिलाने वाले अजमेर मेरवाड़ा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और मैं उनके साथ लगकर, मेरा सौभाग्य कि मैं इस काम को कर पाया। इस तरह से छोटे छोटे काम करते करते नवाचार की बातें आती थी। पार्षद की एक सामान्य स्थिति थी। पार्षद के बारे में ये कहा जाता था कि उसको सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और मकानों के नक्शे पास करना। मैंने कोशिश की, मैंने आप सब लोगों की, मेरे साथी पार्षदों के सहयोग लेके, मेरे वार्ड वासियों का सहयोग लेकर कोशिश की कि पार्षद केवल मकान के नक्शे पास नहीं कराता, सड़क नहीं बनाता, नाली नहीं बनाता, पार्षद वृक्ष भी लगाता है, पार्षद शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करता है, पार्षद चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करता है, पार्षद IT के क्षेत्र में भी काम करता है। मैंने सर्वप्रथम अपने वार्ड की वेबसाइट बनाई। जो ऐप आज हम नगर निगम की ऐप देखते हैं वो मैंने 2013 के अंदर ऐप बनाकर और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। मेरा आदत कह लीजिए, मेरे परिवार के कह लीजिए, मेरा परिवार नहीं कहता कि मुझे किसी तरह का, आज भी मैं 51 साल के लगभग का हूँ, मेरा भाई बड़ा है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पापा के पोते पोती हैं, लेकिन हमारे घर में आज भी ये परिपाटी है कि अगर कहीं से व्यवसाय के 5000 रुपए आते हैं तो पापा के पास जाते हैं, मुझे 10 रुपए चाहिए तो वापस पापा से मैं मांगने में कतई शर्म नहीं करता कि मुझे 10 रुपए। और अगर मेरी जेब में मेरी हैसियत से ज्यादा पैसे मिल जाते तो मेरे पापा या मम्मी या मेरा परिवार के लोग मुझे टोक देते कि आज तेरे पास ये पैसे का है। उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं की, मेरे साथियों की प्रेरणा, मुझे पीछे नहीं देखना पड़ता है। कितना भी बड़ा कार्यक्रम मैं करूं, मेरे साथी, मेरी टीम बहुत मजबूत है, आप लोग बहुत मजबूत है। आपकी प्रेरणा से मुझे कहीं किसी बड़े कार्यक्रम को करने में दिक्कत नहीं आती और उन्हीं की प्रेरणा से मैं, जो आप सब आदेश कर रहे थे ईमानदारी का, मैं प्रयास कर रह पाता हूँ। इसके साथ में, क्योंकि मुझे ये करना है, क्योंकि मैं 2000 में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे घर वालों ने कह दिया था कि तुम 2000 में ही मर गए थे, अब जिंदा रहना है। तो मैं, जिन लोगों ने मुझे खून दिया था, जिन औकार सिंह जी लखावत ने मेरी सिफारिश करी थी, चिट्ठी दिल्ली लिखी थी मंत्री महोदय को, मेरे मन में एक जज्बा था कि मैं ऐसी चिट्ठी लोगों की लिख सकूं, मैं ऐसे ऑपरेशन लोगों की करवा सकूं, मैं लोगों को खून दिलवा सकूं। मैं छोटा था तो मैं जब आज तो गजटेड अफसर, सीनियर टीचर, लेक्चरर, स्कूल मास्टर कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन हम जब छोटे थे तो ये नहीं मिलते थे। तो एक सील की तमन्ना थी कि मेरे को सील मिले तो मैं खूब लोगों के लगाऊं और मैं आज उस सील का बहुत उपयोग भाषण देने के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। मेरे लोगों को कभी भटकना नहीं पड़ता है सील के लिए। नगर निगम सब पार्षद वार्ड के निवासी अपने पार्षद को नगर निगम में पार्षद बना के भेजते हैं, अपना प्रतिनिधि बना के भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं कि उन लोगों को नगर निगम में चक्कर ना लगाना पड़े, कतई चक्कर ना लगाना पड़े। एक किसी के घर में दुखद घटना होती है, मृत्यु होती है, वो बेचारा मुंडन हुआ, नगर निगम के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र का फॉर्म लाता है, फॉर्म भरवाता है, पार्षद जी से अटेस्ट करता है। मेरे कई साथी लोग करते हैं, उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली है, उनसे सीख के। मृत्यु प्रमाण पत्र हो या कोई भी काम हो, अगर नगर निगम में मेरा वार्ड का कोई व्यक्ति अगर भटकता हुआ या घूमता हुआ मिल जाए तो वो मेरे लिए डूबमेंट की बात है। मेरा प्रयास रहता है कि वार्ड में मेरा नगर निगम का व्यक्ति नगर निगम में अनावश्यक परेशान न हो, जितनी संभव हो सकती है वो सहायता नगर निगम के फॉर्म
और जो भी जरूरी सर है वो व्यवस्था में वार्ड में मैं लोगों को करवाता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे आनंद आता है साहब, क्योंकि इसमें मुझे आनंद आता है। भाई साहब ने बताया था कि घरों पर नाम थे, नामों के साथ औहदे थे, बहुत तलाश किया पर आदमी नहीं मिला। आपने सही कहा भाई साहब, जिन्होंने भी शायर ने कहा सही कहा। मैं उसी आदमी की तलाश कर रहा हूँ इन अच्छे कामों में कि वो आदमी, मैं बन तो नहीं सकूँ लेकिन उस आदमी के कहीं करीब पहुँच सकूँ। रेलवे स्टेशन से आगे जाएंगे हम, तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। रेलवे स्टेशन से आगे जाएंगे, जैन रेडीमेड सेंटर के आगे दाहिने तरफ एक गली में, मुझे नहीं पता है मंदिर है, मकबरा है, दीवार है, उस पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि लोगों को फायदा पहुंचाते रहोगे, बड़े एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे। मैं काफी वर्षों से उस लाइन को देखता हूँ। अगर मुझे रेलवे स्टेशन जाना होता है, कभी रेलवे स्टेशन तक भी किसी काम से जाता हूँ, तो मैं आगे जाके उस लाइन को जरूर पढ़ के आता हूँ। मुझे नहीं पता है वो किसने लिखी है, कौन उसको बार बार सही करता है, कौन लिखता है, लेकिन वो लाइन में पढ़ता हूँ। मैं बड़ा आदमी बनने की कोई चाह नहीं है, मुझे नहीं चाह है कि कोई राजनेता बनूं, कोई बड़ा पदाधिकारी बनूं। मैं जो हूँ उसमें संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे इसमें आनंद आता है, क्योंकि जीवन इसी का, जीना इसी का नाम है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई राजनीतिक बड़ा पद मिले। मैं पार्षद हूँ, अच्छे वोटों से जीतूं, मेरा मान सम्मान रहे, और मैं यही चाहता हूँ। 2015 में दूसरा चुनाव हुआ जब पहले काम पे पेंशन हो गई वार्ड में, श्रमिक कार्ड भी मैक्सिमम बन गए, जन्म प्रमाण पत्र पुराने ढीले थे वो भी बन गए। मैंने क्या करें साहब, मैंने देखा कि बिजली के पोल हैं, उनके ऊपर स्टिकर लगे रहते हैं, पोस्टर लगे रहते हैं, किसी ने कोई ऐड लिख देता है, कोई क्या लिख देता है। मेरे मन में विचार आया कि सारे बिजली के पोल और पुलियाओं के ऊपर एक सा रंग किया जाए, उन पे जयपुर की तर्ज पे, राजस्थानी तर्ज में मांडे जाएं। आज तो नगर निगम ने व्यवस्था कर ली है मैडम कि उसके ऊपर पोल नंबर लिखे हैं, लेकिन 2016 में पोल पे नंबर लिखने की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने मतलब बड़ा काम था, मैंने कैसे करूंगा। अपने दोस्तों से बात की, सबने कहा कि यार अपन 2-2 घंटे कार सेवा देंगे, और साहब 15 दिन में हमने वार्ड के 1500 करीब इलेक्ट्रिक पोल, पुलिया, ट्रांसफार्मर के नीचे के प्लेटफॉर्म और जितनी भी जगह थी उस पर टेराकोटा बढ़िया कलर करके उस पर छापे बना के और सब पोल के ऊपर डिजाइन बना दी। 2 फायदे हुए। एक तो फायदा हुआ कि लाइट खराब होती है तो हम फोन करते थे, इतने नंबर की पोल की लाइट खराब नहीं, तो पहले बताना था फला के घर के पास की लाइट खराब है। दूसरा फायदा हुआ कि एक सुंदरता में 4 चांद लगे। शिक्षा क्या साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति पाऊंगी की गरिमा संस्कृति का सम्मान न भूले, हम चरित्र निर्माण न भूले, निर्माणों की पावन बिगड़े, हम चरित्र निर्माण न भूले। आविष्कारों की कृतियों यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों जीवन का उत्थान न भूले, हम चरित्र निर्माण न भूले, निर्माण जो है उसे आरंभ किया जा सके। सुमन जी, मेयर साहब को मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र चौहान साहब को वे आए। हमारे बीच शहर भाजपा के अध्यक्ष मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप सिंघाड़ा जी, कृपया उन्हें माला पहनाकर और शोर लगाकर स्वागत करें।
नहीं, वो इतनी बड़ी माला हमारे पास अभी नहीं है। जी वैसा थोड़ा इधर घूम ले ताकि फोटो सेशन भी हो जाए। थैंक यू आड़ा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी को, वे आए और हमारे जो आज के जो मुख्य आकर्षण है ज्ञान सारस्वती, उनका माला पहनाकर स्वागत करें और शॉल भी। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने मोबाइल अगर थोड़े आवाज उसकी कम कर लें तो ठीक है, स्विच ऑफ कर ले तो और भी ज्यादा अच्छा। वाइब्रेशन पे कर ले तो सबसे ज्यादा सोने, न इधर की रहेगी न उधर की। ये अच्छाई की परंपरा की जड़ें मजबूत करने के लिए कभी भी कोई जल्दी नहीं होती। हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना चाहिए। कुछ साथियों ने ये भी कहा कि भाई ज्ञान सारस्वत जी को आपने क्यों चुना? ज्ञान सारस्वत जी से अपना कोई परिचय है? ज्ञान सारस्वत जी से मेरी भी बात हुई हाल ही में, तो उन्होंने भी कहा कि उनसे भी कई लोगों ने कहा कि दैनिक भास्कर से आपका कुछ विशेष संबंध है क्या? रमेश अग्रवाल जी से आपका कोई विशेष संबंध है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि यही एक सबसे बड़ी बात है, यही एक सबसे बड़ी लोगों का माइंडसेट है जिसको कि अजय मेरू प्रेस क्लब तोड़ना चाहता है। कभी भी जरूरी नहीं कि हर काम किसी संबंधों से हो, हर काम किसी जान पहचान की वजह से हो, हर काम किसी को ओबलाइज करने के लिए हो। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि सिर्फ एक अच्छी परंपरा स्थापित करने के लिए, अच्छे कामों को बढ़ावा देने के लिए, अच्छाई को प्रोत्साहन देने के लिए होना भी चाहिए, और वही हमारी सोच थी। मैं आपको बता दूं, ज्ञान जी से मेरा बहुत ज्यादा पुराना परिचय नहीं है। आप खुद इस बात के गवाह हैं। ज्ञान जी ने भी कहा कि वैसे आपने मेरे को याद किया, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने कहा कि हमने आपको याद नहीं किया, हमने एक अच्छे काम को याद किया है और अच्छी परंपरा को बढ़ावा देने के लिए हमने किया। 2 साल पहले भी आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि हमने ज्ञान जी पर एक आर्टिकल अखबार में लिखवाया था। लेकिन उस वक्त भी मेरे मन में भय था कि ऐसा तो ना हो कि हम किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं जो जिसमें कहीं कोई कचावट हो, या जिसमें कहीं कोई ऐसा हो जिसकी दोहरी पर्सनैलिटी हो, या जिसके पीछे कुछ सच कुछ और हो, नजर कुछ और आ रहा हो। हमने ये किया, और इस बात ये भी डर हमारे मन में था। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति की प्रशंसा या किसी के बारे में कुछ लिखना उस व्यक्ति को असहज कर देता है, और जिस रास्ते पर वो चल रहा होता है वो उससे भटक जाता है, या उसके मन में एक दोहरापन पैदा हो जाता है, या उसके व्यक्ति। देखिए, मैं आप सब लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो भवन है, की शादी होती है, सम्मेलन में नहीं कर पाते हैं, कर्ज करते हैं, कर्ज भी नहीं मिलता है, तो एक बीड़ा उठाया कन्या विवाह का। कन्या विवाह, ऐसी कन्या विवाह जो सम्मानजनक परिवार है और सम्मेलन में नहीं कर सकते हैं, उसका हमने एक बहुत बेहतर तरीका निकाला। मेरी बहन जुड़ी भी है, कई पार्षद भाई भी जुड़े हुए हैं। हमने बहुत अच्छा तरीका निकाला कि समारोह स्थल कोई भी पार्षद कहेगा तो निःशुल्क मिल जाएगा, हलवाई पात्र लेबर में मिल जाएगा, और किसी घर से चांदी की पाइजे, किसी से सोने की बिछुड़ी, किसी से कुछ ऐसे करके 2 से 3 लाख की शादी कन्याओं की हमने की। और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, लेकिन जो मोस्टली शादी की है वो श्रमिक वर्ग और अनुसूचित जाति की मेरी बहनों की, मेरे बच्चों की मैंने शादी की है। अब तक हर साल की 3 शादियां लगभग हर सालाना मैं और मेरे भाई बहन मिलकर, पार्षद भाई बहन करते हैं, जिसका हम किसी प्रकार का अखबार में या किसी प्रकार का व्हाट्सएप पर प्रचार नहीं करते। ये सारा काम गुप्त तरीके से होता है। जीवन जिस दिन शादी का कार्यक्रम शुरू होता है, गणेश जी विनायक स्थापना होती है, उस दिन की चाय पत्ती तक का और गीत गाने तक, पताशे आदि बांटने तक का काम हमारे पार्षद और मेरी टीम के लोग करते हैं। उनके मेहमानों तक का पता नहीं चलता कि शादी कौन कर रहा है, इतनी अच्छी शादी कौन कर रहा है। हमारा आदमी वहां से घर से
100 मीटर दूर बैठा रहता है, अगर कोई समस्या है तो उनको बोलते हैं, तो शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। एक ऐसा भी स्वाभिमानी तबका जीवित है, समाज में रहता है, जो बेचारा भीख नहीं मांग सकता, किसी से चंदा नहीं ले सकता और चुपचाप भूखा मरने की नौबत में आते हैं। स्वाभिमानी लोग हैं जो कमा नहीं सकते किसी मजबूरी के वश। तो एक हमारी योजना चलती है अन्नपूर्णा योजना, उसमें मेरी भारती बहना और भी कई मेरे पार्षद साथी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा सा हमने उसमें एक सिस्टम बना रखा है कि जब भी कोई एक जरूरतमंद व्यक्ति आया तो 12 आदमियों का ग्रुप बनाया और 2-2 हजार रुपए हम सबसे इकट्ठे किए और एक आदमी के पूरे साल की 2 महीने के मतलब 2 हजार रुपए प्रति माह के राशन की हमने व्यवस्था कर दी। 12 से 13 लोगों की हमारा इस तरह का हमारा ग्रुप आप लोगों के आशीर्वाद से चल रहा है। एक जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि क्यों करें और कैसे करें, करने बस अच्छे काम को कर देना चाहिए। तो मैं मैडम को भी निवेदन करूंगा, मैडम मेरी इस बात पे गौर फरमाया। मेरे दिमाग में आया कि मैं जिस कार्य क्षेत्र में काम करता हूँ, जिस वार्ड में काम करता हूँ, उस वार्ड का एक नक्शा बनाऊं, नक्शा ऐसा बनाऊं कि जिसके अंदर उस वार्ड को कंप्लीट वार्ड की डिटेल आ जाए। मैंने शुरू किया तो करीब 2300 मकान थे वार्ड में। मेजरमेंट लेके रात को शुरू किया। 3 महीने में, मैं गर्व से कहता हूँ मैडम कि मैंने 3 महीने में मेरे वार्ड में 2360 मकान थे। 2360 मकान की लंबाई इंटू चौड़ाई, उसके घर के सामने नाली सीमेंट की बनी है, कंक्रीट की बनी है, सड़क सीमेंट की बनी है, या बिजली का पोल लगा है। पोल लगा तो D5 डिवीजन का है, D3 डिवीजन का है, पेड़ कौन सा लगा है, किस किस्म का लगा है, ये सारी डिटेल मैंने उसमें की। मैंने प्रयास भी किया कि नगर निगम अधिकारी उसको लेके 300 गज के प्लॉट अगर एक क्लिक करेंगे तो सारा मैप छिप जाएगा, 300 गज के प्लॉट उभर के आ जाएंगे, तो आपको रेवेन्यू अर्जन उसको करने में भी आपको सहायता ही मिलेगी। मैडम मैंने आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसा काम पूरे शहर के लिए कराएं ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके और आपकी नगर निगम का एक आपके पास पूरा अजमेर शहर की डिटेल आ जाए कि इतने फलां जी का प्लॉट इतने लंबाई इंटू चौड़ाई गज का है। इस तरह से मैंने अपना सर्वे मैप बनाया। संभव है ये भी पूरे राजस्थान में सर्वे मैप इस तरह का अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के पास भी नहीं होगा। सरकार की चौपाटी बन रही थी। मेरे कृष्णा विहार बीके कॉल एक नगर है जगह, वहां नदी के बाड़ी नदी का एक नाला है, उसके पास में नदी किस्म की जमीन पड़ी थी, गड्ढा पड़ा था। हर साल नगर निगम की पानी निकालने में जेसीबी में पंप दुर्घटना होती रहती थी। तो मैंने जब सरकार कर रही थी, एडीए कर रहा था कि चौपाटी बनाई जाए, तो मैंने उसमें अपने कूड़ा करकट भरा के और मैंने उसको जब सरकार की चौपाटी शुरू हुई उसके पहले तो मैंने शानदार चौपाटी बना के, और चूंकि आर्थिक व्यवस्था नहीं थी तो अपने पार्कों में से एक बेंचें उठा के, दूसरे वार्ड की पार्कों से एक बेंच उठा के शानदार चौपाटी मैंने उसको बना ली, जो शायद सरकार की अब बन रही है या बनी है। वो चौपाटी मैंने बहुत पहले बना चुका था। एक कार्यक्रम मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, इतना बड़ा कार्यक्रम अजमेर में किया था। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और विवेकानंद केंद्र बेंगलोर के द्वारा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर के माध्यम से मधुमेह मुक्त भारत अभियान का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। लोगों की उदासीनता के कारण ये कार्यक्रम सफल नहीं हुआ था। डायबिटीज जो एक दानव हमारे समाज में जन्म ले रहा है, जिसके कारण कई मौतें होती है, बहुत अच्छी पद्धति से विवेकानंद केंद्र ने उसका निदान का प्रयास किया था। उसमें उस कार्यक्रम को पूरे भारत भर में 26 जिलों के 26 वार्डों में था। तो वो राजस्थान के मात्र अजमेर के अंदर वार्ड नंबर 3 में वो चला था और काफी सफल भी रहा था, लेकिन बाद में लोगों की उदासीनता रही कि वो कार्यक्रम नहीं हुआ। मैं भी किया। जब अजमेर में बात आई कि खुले में शौच मुक्त अभियान की बात चल रही थी, तो उस समय मेयर साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि यार आप इस काम को कर सकते हो कि अजमेर में पहला खुले में शौच मुक्त वार्ड आप घोषित करवा सकते हो। प्रयास किया, समझाइश की, मेरे 3-4 पार्षद भाइयों को और साथ लिया, वो भी मेरे वार्ड में रहे और अजमेर में खुले में शौच मुक्त सबसे पहले आपके सहयोग से वार्ड नंबर 3 को ही मैं मुक्त घोषित करवा पाया। एक हमारे समाज में विभिन्न अवसरों पर, त्योहारों पर विभिन्न वृक्षों की पूजा की परंपरा होती है। कभी आंवला लंबे पे आंवले की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है। मोस्टली शहरों में वे पेड़ सारे नाले के किनारे और गंदे स्थानों पे होते हैं। मेरी मातृ बहनें, मेरी अजमेर की बहनें, मेरी मातृशक्ति जब पूजा करने जाती है तो भारी कपड़ों में जाती है और नाले के किनारे पे पूजा करते हुए मुझे पीड़ा होती थी। तो मैंने एक सारे पूजा के, नवग्रह के, नक्षत्रों के वृक्षों का एक जगह कलेक्शन किया। बहुत अच्छे स्वस्थ वातावरण में वृक्ष लगे हुए हैं। किसी भी रूप में वो वृक्ष मंदिर बन गया। विभिन्न चीजों से हटकर मंदिर सब जगह तरह के देखेंगे, लेकिन वृक्ष मंदिर मैंने बनाने का प्रयास किया। पंचवटी सीता माता जहाँ वनवास में रही थी, उसका एक अपना वैज्ञानिक आधार भी था। उसके अंदर अगर महिला बैठती है उस एंगल के वृक्षों में तो स्त्री संबंधी रोगों के अंदर फायदा मिलता है। वो पंचवटी मैंने बनाने का प्रयास किया और बहुत अच्छे से बनी हुई है। पक्षियों की बात आती है तो साहब
हम छोटे थे तो हमारे पिताजी और हमारे परिवार के लोगों को भी देखता था, मैं दूसरों को भी देखता था कि चींटियों को दाना डालने जाते हैं, कबूतरों को अनाज डालना जाते हैं। तो अजमेर के अंदर एक सुभाष उद्यान के पास पुरानी कबूतरशाला थी। इसके अतिरिक्त हमारे उस घाटी के अंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें करीब 50,000 लोगों की जनसंख्या है, वहाँ कबूतरशाला नहीं थी। तो कबूतरशाला का दिमाग में आया, सफाई कर्मचारियों से, नगर निगम के सहयोग से, नाली के किनारे, सड़क के किनारे पड़े छोटे मोटे पत्थरों को इकट्ठा कराकर, वार्ड के ही कारीगरों से समाज सेवकों से उससे चुनाई कराकर एक शानदार कबूतरशाला बनाई। उस कबूतरशाला में आज प्रतिदिन 100 किलो के आसपास अनाज पक्षी चुगने आते हैं, हजारों की संख्या में पक्षी अनाज चुगने आते हैं और 100 किलो अनाज उस कबूतरशाला में जाता है। जब पक्षियों की बात करते हैं तो हमें मालूम पड़ा कि अजयपाल जी से पहले आलू बाबा एक भैरू जी का स्थान है, वहां हम गए तो उन्होंने बताया कि कम से कम 300-400 मोर यहाँ रोज दाना चुगने के लिए आते हैं। तो हमने शाम को अनाज लेके गए और वहां जाके देखा तो वाकई दृश्य देखने लायक था। वहां पिछले 2-3 साल से हमारे साथियों के और आप लोगों कईयों का सहयोग भी रहता है उसमें से, वहां नियमित अनाज की व्यवस्था उन मोरों के लिए हो रही है। कभी आप पधारे शाम को 6 बजे के आसपास लगभग 200 गौशाला के अंदर 3 दानदाताओं के से मिलके और 36 फीट ऊंचा हमने कबूतर फ्लैट बनाया। 1000 पक्षी उस फ्लैट में रह सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार आंधी तूफान और उसमें नीचे गिरने की डर नहीं। ये प्रयास हमने पक्षियों के लिए किया। वृक्षारोपण, हम रोज सुनते हैं कि वृक्षारोपण हो रहा है, वृक्षारोपण हुआ, लेकिन वो पेड़ कहाँ जाते हैं? इतने पेड़ लगते हैं। वृक्षारोपण जब शुरू हुआ, वृक्षारोपण का ध्यान आया कि अपने को पर्यावरण पे काम करना है। वृक्षारोपण में लोग गुलमोहर के पेड़ लगाते हैं और अंग्रेजी एलिस्टोनिया लगाते हैं, करंज लगाते हैं। मैंने उससे अलग हटकर बड़, पीपल, गूलर, अर्जुन, कदम इस तरह के पेड़ लगाकर आज मेरे वार्ड में आप लोगों के सहयोग से, मेरे वार्ड वालों के सहयोग से 5000 वृक्ष जिंदा है। माननीय कलेक्टर साहब अभी चौपाटी बन रही थी तो कलेक्टर साहब वहाँ देखने आए थे, तो मैंने पूछा पेड़ काय के हैं? मैंने उनको बताया साहब ये गूलर के पेड़ हैं, ये कदम के पेड़ हैं। उनको आश्चर्य हुआ कि ये तारबंदी सब हमारे लोगों ने कराई है, पानी कैसे देते हो? लोग देते हैं। मतलब मैं इस काम में, मैं तो बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति नहीं हूँ आर्थिक रूप से, लेकिन मेरे लोग, जब मैं ट्रैक्टर से पानी पिलाता हूँ पानी को, तो कोई ना कोई गांधी जी जैसा व्यक्ति आ जाता है मेरे वार्ड का और कहता है कितने पैसे लगे? 6 महीने के टैंकर के पैसे टैंकर वाले को मैं दे रहा हूँ। तो कहीं दिक्कत नहीं आती। आज 5000 वृक्ष मेरे वार्ड में जिंदा है और मुझे प्रत्येक वृक्ष का ध्यान है कि कौन सा गूलर का कहाँ लग रहा है। अगर मेरा वृक्ष टूटता है तो मैं बता देता हूँ कि ये पेड़ इतना बड़ा था और किसने तोड़ा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उससे प्रेरणा लेके ऑपरेशन की बात आई। शहर में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते या उनको बहुत जटिलता है सरकारी योजना में, उनको लाभ नहीं मिलता, तो वो लोग कहाँ जाए? तो उसके 3-4 विकल्प हमने निकाले व्हाट्सएप ग्रुप पे चलाकर। उसमें भी मेरे पार्षद कई भाई जुड़े हुए, नौरथ जी जैसे जुड़े हुए हैं, भारती बहन उसमें भी जुड़ी हुई है, कई पार्षद भाई बहन और कई दूसरे लोगों ने जुड़ा के हमने 100-200 लोगों का एक ग्रुप बनाया। अगर कोई 1-1.5 लाख का ऑपरेशन होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं 2000, 3000, 5000 करके और सहजता से वो ऑपरेशन हो जाता है। कुछ अस्पताल में हम निवेदन करते हैं, अस्पताल से कुछ छूट मिल जाती है, कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वालों से बात करते हैं, वो कुछ छूट दे देते हैं। लेकिन अगर 3-3.5 लाख का कोई ऑपरेशन का था तो मैं बड़ा परेशान हो जाता था, विचलित हो जाता था मांगते। तो फिर मुझे किसी ने राह दिखाई कि रमेश जी वैसा काम करते हैं। मैं भाई साहब के पास गया और मैं डरता गया कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। भाई साहब ने सहर्ष मदद की और आज मैं मेरे वार्ड के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से 300 से ज्यादा मेजर सर्जरियां हो चुकी है और लोग स्वस्थ हैं, जिसके अंदर ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी है, बाईपास सर्जरी है, वाल चेंज है। जब छोटे 2-3 साल के बच्चों के वाल चेंज होते हैं और जब बच्चा ऑपरेशन के बाद वो मुस्कुराता हुआ कहता है कि अंकल जी मैं ठीक हूँ, तो बड़ा आनंद आता है। और भाई साहब ने सही कहा, इसी का नाम है और मैं सारा इसी आनंद के लिए करता हूँ। आज परिपाटी होती थी कि गांव के बाहर चौपाल के ऊपर पानी की टंकी रहती थी। आज सीवर का जमाना आ गया, कुत्ते, श्वान, गाय पहले नाली आदि में प्यास बुझा लेते थे, लेकिन अब उनको पानी की दिक्कत आती है साहब। तो टंकियों की हमने 400 से 500 की तादाद में टंकियां बनाकर हमारे क्षेत्र में हर गली में 2 टंकियां बहुत लोग रखते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग किया, उसको अलग करके उस पर कलर किया, डिजाइन करी, उसमें नंबर डाला, कौन सी टंकी कहाँ किस नंबर पर रखी है, किसके घर के बाहर रखी है, वो टंकियां रख के और एक आकर्षण का केंद्र हुई और टंकियों की इतनी डिमांड बढ़ी कि हम पूरा नहीं कर पाए। तो टंकियां रख के पक्षियों की और पशुओं की प्यास बुझाने का काम किया। सार्वजनिक स्थानों पे एक दिक्कत आती है, पुष्कर
की जो घाटी है ना तो पुष्कर नगर परिषद में है, ना अजमेर नगर निगम में है। कावड़ यात्रा होती है, कई संकट आते हैं, तो मालूम चलता था कि आए दिन कोई कांच की बोतलें वहां फेंक जाते हैं, झाड़ियां उग जाती है। तो हमने तय किया कि कावड़ यात्रा से पहले पुष्कर घाटी की हम सफाई करेंगे और उस पुष्कर मेले से पहले हम घाटी की सफाई करेंगे। तो 150 मेरे मित्र भाई बंद, कुछ मेरे दूसरे पार्षद सफाई कर्मचारी भेजते हैं, कुछ मेरे वार्ड के लेते हैं। एक 200 का कारवा लगता है, 4 घंटे में कंप्लीट पुष्कर घाटी के पैदल मार्ग की हम सफाई कर देते हैं। ये कार्यक्रम हमने मासिक कर रखा है, भले ही 10 आदमी मिले, चामुंडा माता की सफाई हो या कोटेश्वर महादेव की सफाई, वार्ड के कोई छोटे मंदिर की सफाई हो या कहीं की भी सफाई हो, हम चाहे एक 10 बाई 10 के सार्वजनिक स्थान की सफाई करेंगे, लेकिन माह के पहले रविवार को हम ये काम 1 घंटा ही करेंगे, लेकिन करेंगे ऐसा हमने प्रण ले रखा और हमारा अभी तक सतत चल रहा है। वार्ड में आपके शहर, आपके क्षेत्र में भी होता होगा, मेरे वार्ड में हमने देखा कि कई गलियों का कोई नाम नहीं है, ठेके वाली गली, स्कूल वाली गली, राम जी वाली गली, श्याम जी वाली गली। अभी मेरे साथी पार्षद अनीश मोयल जी, वो आज पार्षद नहीं है, उनकी प्रेरणा से हमने 10 लाख के बोर्ड बनाए और प्रत्येक वार्ड की गली के अंदर एक चमकता हुआ ग्लो साइन बोर्ड हमने लगाया जयपुर की तर्ज पे, जिसमें हर गली का इंडिकेशन है, हर गली का नाम है, हर मोहल्ले का नया नाम रखा है। ये कार्य हमने करने का प्रयास किया। इसी तरह एक अभी कोरोना महामारी आई, भगवान ना करे कि ये दोबारा ऐसी कोई महामारी, ऐसा संकट हमारे यहाँ आए। पूरे शहर ने जिसका जितना सामर्थ्य था सबने काम करने का प्रयास किया। मैं हमारे घर पे बैठा था, मेरे भी परिवार वाले भी डर रहे थे। नीरज जी का फोन आया कि भैया आज लॉकडाउन लग गया और अपन कुछ करते हैं। तो 4 मित्रों ने ब्रेड लेके हमने पहले दिन से काम शुरू किया और वो इतना लंबा काम चला कि प्रतिदिन लगभग 2500 से ज्यादा लोगों का खाना मेरे वार्ड में बनता था, अपना घर भोजलाने में बनता था, जनता रसोई में बनता था। तो कहीं ना कहीं से नीरज जी, हम और हमारे जैसे हजारों लोग उससे जुड़ के काम किया। एक उससे हटके हमारा ध्यान गया कि श्वान भूखे मर रहे हैं। नगर निगम ने बाद में व्यवस्था की, तो हमने सुबह, मैं पत्रकार महोदय साथ है, उनके साथ मिलकर नीरज जी के साथ हमने 2 टीम बनाई और टोस्ट के डब्बे लेके पूरे शहर के हम श्वानों को टोस्ट डालते थे। उस समय हमने पीड़ा देखी कि कुत्ता का एक एरिया होता है, एक गली में कुत्ता दूसरे कुत्ते को नहीं आने देता अपनी सीमा में, लेकिन भूख के मारे चौराहे के ऊपर 200 कुत्ते इकट्ठे करे हमने देखे। एक डब्बा टोस्ट का डाला, उसको खाते हुए हमने देखा है। ये महामारी का जो हृदय विदारक जो रूप था ना, कुत्तों को एक चौराहे पे देखते खड़ा 200 कुत्तों को इकट्ठा देखा तो ऐसा लगा कि वाकई ये बीमारी बहुत बड़ी है। पता पड़ा कि चामुंडा माता दर्शनार्थी नहीं जा रहे हैं, वहां के बंदर नीचे सीआरपीएफ कॉलोनी में आके उत्पाद मचाते हैं खाने के लिए। तो वहां नीरज जी और हमारी टीम प्रतिदिन शाम को वहां जाके उनको देती थी। अजय पाल जी के दर्शनार्थी नहीं जा रहे थे, रास्ता बंद था, वहां जाके हम बंदरों को भोजन देते थे। एक दवा की पर्चियां होती थी, दवा की पर्चियां हम पहुंचाते थे। मतलब बहुत जितना काम हमें करना चाहिए। सब कहते थे कि कोरोना है, मास्क लगाओ, मेरे घर वाले भी कहते थे कुछ मत ये करो, वो करो, बाहर मत जाओ, सावधानी रखो। लेकिन अच्छे काम का परिणाम होता है कि मैं पूरे लॉकडाउन में पूरे शहर में घुमा, हर व्यक्ति से हाथ मिलाया, हजारों किलो आटा बांटा, हजारों किलो सामग्री बांटी, लेकिन आज भी मैं स्वस्थ हूँ। तो मैं ये सब मैं इसलिए कर पाता हूँ। मुझे एक बात कहता हूँ कि जब मेरे घर पे कोई आता है और कहता है कि मेरा ऑपरेशन होना है या मुझे सहायता की जरूरत है, तो मैं मेरे प्रभु की ओर देखता हूँ, श्री कृष्ण की ओर देखता हूँ और उसको हाँ भर देता हूँ और अपने आप काम होता है। काम ऐसे होता है कि करने वाले दाता आप हो, मेरा तो बस नाम हो रहा है, सब आप लोगों के कारण से संभव हो रहा है। मेरा कर्म, मेरी सेवा, मेरा व्यवहार ही मेरी पूंजी है, सेवा ही मेरा लक्ष्य है, मेरे अजमेर का विकास हो, ये मेरी धारणा है। जीवन अधिक से अधिक लोगों के काम आ सके और मैं पूरे जीवन जब तक मैं जीऊं मैं लोगों के काम आ सकूं और हर पल सेवा करता रहूं, यही मेरी एक धारणा है। राजनीति किसी पद की चाह नहीं है, मुझे नहीं इच्छा है कि मैं राजनीतिक कोई बड़ा व्यक्ति बनूं, बस इसी तरह से मान सम्मान मिलता रहे और मैं लोगों की सेवा करता रहूं। और जिस तरह से पहले मैं सेवा के लिए पीछे देखता था और मेरे साथ 10 लोग खड़े होते थे, उसी प्रकार आप लोग खड़े रहे। नए पार्षद बहनों और भाइयों से भी मैं यही कहूंगा कि पुराने तो सब परिपक्व, उन्होंने बहुत काम किया है। आप लोगों को भी जब व्यक्ति आदमी सुबह उठता है, उठकर रात को सोता है, तो उस समय उसका मतलब दिन पूरा हो जाता है। लेकिन पार्षद का दिन जब वो सुबह उठ के रात को सोते हैं और दूसरे दिन सुबह तक उठता है, यानी 24 घंटे पार्षद की ड्यूटी रहती है। अगर रात को 11 बजे बाद 10 बजे बाद किसी भी जरूरतमंद का छोटी सी जरूरत के लिए फोन आ जाए तो आपको वहां जाना है। आपके घर कोई सील लगाने आए, भले आप कितने भी विषाद हो, कितने भी परेशान हो, किसी को नेगेटिव जवाब मत देना, चिढ़ना मत, क्योंकि वही मतदाता है जिसका मत किसी भी कीमत को देकर खरीदा नहीं जा सकता ना। वोट देकर आपको गौरव किया है, उस वोट की लाज आपको रखनी है। और जो विश्वास मैं अभी देख रहा था रमेश जी भाई साहब कैंप के अंदर, आदरणीय भाई साहब को पता है, मैडम को पता है, नए पार्षद आते थे और मुझे कहते थे कि आप अच्छे काम कैसे करें। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी
कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं अच्छे काम, कम से कम अच्छे काम का पूछने वाले लोग तो आए हैं, इनमें लालसा है, इनके काम को मैं पुराने साथियों से कहूंगा, नीरज जी से कहूंगा, मैडम से कहूंगा कि इनके इस भावना को आगे बढ़ाएं। अजमेर शहर आपका भी है, अजमेर मेरा भी है, मेरा अजमेर विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में अजमेर का नाम चमके, ऐसी मैं कामना करता हूं। मैं पहली बार ऐसे मंच पे बोला हूं, इतने प्रबुद्ध जनों के सामने खड़ा हूं, कोई गलती हुई तो क्षमा करें। और रमेश जी भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार, प्रेस क्लब अजमेर का आभार, प्रताप जी भाई साहब आपका आभार, आप सभी का आभार। आप पधारे और इसी तरह से प्यार इसमें बना रहे। रमेश जी भाई साहब और कोई आदेश हो और कुछ पूछा हो? आप में से बहुत सारे लोग मेरे ज्ञान जी ने भावुक कर दिया है। सेवा का ये रूप देखकर लगता है कि समाज ऐसे ही लोगों की वजह से जीवित है और ये देश इसीलिए सदियों सदियों से गुलाम होने के बावजूद भी पूरी तरह अडिग और अटल खड़ा हुआ है। शायद जीना इसी का नाम है। मैं आमंत्रित करता हूं बहन ब्रजलता हड़ा जी को। आदरणीय अग्रवाल साहब जी और अजमेरी प्रेस क्लब के सभी सदस्य और मेरे साथी पार्षद भाई बहनों सभी, ज्ञानी जी ने आज जो बातें कही मुझे बहुत अच्छे लगी और मैं ये कह रही हूँ कि मतलब ज्ञानी जी ने जो भी बातें कही है उन पर चलने की पूरी कोशिश करूंगी। और आपसे पार्षद सबसे ये मैं कहना चाहूँगी, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, आप निःसंकोच आकर मेरे से कह सकते हैं, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। और ज्ञानी जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें कही है, मतलब मैं कह नहीं सकती कुछ भी इतना अच्छा मार्गदर्शन किया आपने और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, मतलब शायद ही किसी ने इतना काम किया हुआ जितना आपने किया है। तो ज्ञान जी भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं आगे और भी मैं वो लेती रहूंगी कि आप मुझे सुझाव देते रहे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे, तो आप मेरे हमेशा ही गुरु रहेंगे इस बारे में। सब जो देते प्रेस वाले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले बेकार समझते हैं सियासतदान, हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। मैं आमंत्रित करता हूं डिप्टी मेयर नीरज जी को भी आए और आभार व्यक्त करें प्लीज। हम सबके आदरणीय जिनको मैं 1991 से 92 से लगातार देख रहा हूं, जान रहा हूं, और केवल मात्र समाज के चौथे स्तंभ के नाते नहीं, एक सामाजिक श्रेष्ठी के नाते जिनको जान रहा हूं, ऐसे हमारे सबके अग्रज, हम सबको मार्गदर्शन देने वाले, हम सबको समय समय पे सही दिशा बताने वाले रमेश जी भाई साहब, हमारे महापौर महोदय ब्रजलता हाड़ा जी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर पीएसी लाड़ा जी, और जीना इसी का नाम है, ये सन 2000 से लगातार जिनको हम देखते आ रहे हैं, मेरे बड़े भाई अग्रज ज्ञान जी भाई साहब। मैं एक छोटा सा संस्मरण शेयर करने के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। ज्ञान जी भाई साहब के घर मेरा जाना हुआ करता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे। छोटा भाई बंटी और मैं क्लासमेट हुआ करते थे, और जो ज्ञान जी आज हैं वो ज्ञान जी उस समय भी थे। ऐसा नहीं है कि सन 2000 के बाद कोई परिवर्तन आया, मैंने उस समय भी इनको सेवा करते थे कि स्कूल में हम हाफ पैंट में स्कूल के साइकिल से निकल के जाते हैं, वहां इनके घर जाते, जाने का लालच हुआ करता था हमारा। बंटी को याद होगा, लालच था उस समय, बुलेट बड़ी अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी, और ज्ञान जी वैसा हो गया बुलेट हुआ करती थी। तो दिन में इनका सोने का समय तय है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 2 बजे ज्ञान जी विश्रांति में, और चुपचाप हमने बुलेट उठाई, धक्का देके निकाला
और गली से बाहर ले, क्योंकि बुलेट आवाज बहुत करती थी, बंटी भी ऐसा लंबा चौड़ा ऐसा स्कूल टाइम से, तो हम उस बुलेट पे राउंड लगा के वापस आते थे, तो बुलेट की आवाज से लोग निकल आते थे बाहर, ज्ञान जी इस समय कैसे निकले बाहर। और हमारी चोरी पकड़ी जाती थी जब ज्ञान जी शाम को निकलते थे कि आज तो बंटी बुलेट लेके आया था, उसका कोई दोस्त बैठा था पीछे दुबला पतला सा, लेकिन इनको ध्यान में था, हम लेकर के जाते थे। उस समय भी स्कूल से हम आते थे, हमको कोई छोटी मोटी जरूरत होती तो सेवा के भाव की बात बता रहा हूं, तो वो 1 रुपया 2 रुपया उस समय बड़ी बात हुआ करती थी। 88-89 की बात बता रहा हूं, वो हमको खर्ची ज्ञान जी दिया करते थे, इन्हें याद होनी हो पर मुझे आज भी याद है। और रही बात सेवा की, सन 2000 के उस एक्सीडेंट के समय शायद जेएलएन पहुंचने वाले, क्योंकि ज्ञान जी बड़े भाई थे इस नाते और बंटी के भाई थे इस नाते, हम वहां पहुंचे थे। तब लोगों ने कहा था कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बुरी स्थिति है, लेकिन लखावत जी का नाम आज याद कर रहे हैं, सुरेश जी वैसा का नाम याद कर रहे हैं, सुरेश जी वैसा भी याद नहीं है। जितना संघर्ष उस समय ज्ञान जी भाई साहब ने, सुरेश जी भाई साहब ने किया, और उसके बाद आज जो ये खड़े हैं, और उसके बाद से लेकर के चाहे वो केशव माधव परमार्थ मंडल बना करके काम किया हो, चाहे पार्षद चुनने के बाद काम किया हो, चाहे सामाजिक कोई भी काम। मैं भी राजनीतिक जीवन में 1991 में आ गया था, छात्र जीवन में जुड़ा, और भाई साहब का जो प्रेस क्लब आज यहाँ है, वो प्रेस क्लब क्लॉक टावर में हुआ करता था। उस समय हम पीछे खड़े होकर चाय मंगाने वाले और लाने वालों में हुआ करते थे। उस जमाने से ज्ञान जी को काम करते देखा, और आज भी जो हम नए साथी पार्षद उनको ध्यान में आया होगा, चाहे पेंशन डायरी की बात हुई हो, पेंशन की बात हुई, चाहे मजदूर पेंशन की डायरी बनाने की बात हो, चाहे ओडीएफ वाला विषय हो। मेरे पास कुछ समय राजनीति के कारण से कभी दिल्ली में, जयपुर में काम रहा, लेकिन 2010 से मैं भी ज्ञान जी के साथ पार्षद रहा, और निश्चित रूप से ये होता था कि पक्ष एक तरफ, विपक्ष एक तरफ, और बीच में ज्ञान जी की कुर्सी। और लेकिन वहां खड़े होकर के अजमेर शहर के विकास की बात, जनता की समस्या के समाधान की बात ये निश्चित रूप से कहा करते थे, और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों की तालियों के हकदार हुआ करते थे। और वो तालियां कोई इसलिए नहीं बजाता था कि इन्होंने कोई बड़ी लक्ष्यदार और कोई प्रताप जी भाई साहब की तरह शेर मारा है, बिल्कुल कड़वी और सच्ची बात कहा करते थे। हम पार्षदों के मन की बात कहा करते थे, क्योंकि वो पीड़ा हम नीचे जाकर के जनता के बीच में आते थे, वो देखने को मिलती थी। उस पीड़ा को वो इजहार किया करते थे। हमारी कोई मर्यादा थी कि राजनीतिक कारणों से हम जिस पार्टी से बंधे हैं, संगठन से बंधे हैं, उस नाते कई बातें नहीं कह पाते थे, खुले मन से कहते थे। आज वो मर्यादा भाई साहब पे भी है, हम पे भी है, लेकिन हम आज भी हमारे यहाँ पर हमारे संगठन में माने जाते हैं कि खुल करके अपनी बात को कह देंगे, चाहे पक्ष में खड़े हो चाहे विपक्ष में खड़े हो। और निश्चित रूप से क्योंकि राजनीतिक जीवन में काम करते हुए प्रदेश में और दिल्ली में कहीं ना कहीं काम मिलता रहा, वहां काम करते रहे, लेकिन पार्षद के नाते जब लगता था कि कोई समस्या आ गई है कि पेंशन डायरी, पेंशन के लिए, जब वृद्धावस्था पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए कैंप ज्ञान जी भाई साहब लगा रहे हैं, तो हम भी हमारे आगे क्षेत्र के जो निवासी थे उनको कहता था भैया वहां जाओ, क्योंकि मैं तो कर पाऊंगा जितना कर पाऊंगा, लेकिन वहां कैंप लग रहा है, वहां आसानी से काम हो जाएगा। और ज्ञान जी भाई साहब को इतना ही कहना होता था, भाई साहब मेरे क्षेत्र से कुछ जनता के जो हमारे जो जिनको जरूरत है वो आने वाले हैं, बोले बिल्कुल भेजो ना आप। और बड़े तन्मयता के साथ उनके, अच्छा नीरज के यहाँ से आए हो, और बिल्कुल ऐसा उनको एहसास नहीं होने देते थे कि नीरज यहाँ मौजूद नहीं है, या नीरज ने सिर्फ डॉक्यूमेंट में कोई डेफिशिएंसी छोड़ दी है, उसको पूरा करवाना और ये काम करके देना। और ये सतत चलने वाली परंपरा, नित्य चलने वाला काम था। मेरा पत्रकार भाई यहाँ बैठा है जिसने पहला फोन किया था, ज्ञान जी ने तो बाद में बात की। लॉकडाउन की शुरुआत में पहले दिन जिसके मन में ये विचार आया वो एक पत्रकार बंधु था, उसने फोन करके कहा कि भैया अपने को ये करना चाहिए, आप, मैं, ज्ञान जी, अनिल जी सब मिलकर के इस काम को करें तो कैसा रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल यार, पॉजिटिव सोच से काम करना चाहिए। वो सेवा शुरू हुई तो बाद में अंतिम दिन तक मैं दिन में भोजन के पैकेट मेरी गाड़ी में डाल करके, क्योंकि मैं वितरण का काम मेरे जिम्मे रहता था, तो मैं जब पहुंचता था तो जिसको ये कबूतरशाला कह रहे हैं ना, वो भोजनशाला से बन गई थी। कबूतर अपना भोजन करते थे, लेकिन वहां पर जो समाज का ऐसा व्यक्ति जिसको जरूरत है वो वहां पर आता था, और लेकिन एक सूची ये जेब में अलग रखते थे इधर। और मुझे भी नीरज भैया 2 नाम वैशाली के हैं, ये कहीं मैंने डिस्क्लोज नहीं होंगे भाई साहब। तो ऐसे जो कहीं हाथ नहीं फैला सकते, सक्षम नहीं थे,
लेकिन निकल करके नहीं आ सकते थे। ऐसी सूची मैं भी बनाता था, आप भी बनाते थे, भारती भाभी ने भी किया, हम सबने लॉकडाउन में सबने किया। भास्कर ने तो बीड़ा ही उठाया, मैं नाम लेके कह रहा हूं, तो भास्कर ने तो बीड़ा ही उठाया। मेरे साथी पत्रकार जो कि किसी वेब चैनल के लिए, किसी न्यूज पोर्टल के लिए काम करते थे, वो भी आकर कहते थे भैया ये 2-5 नाम ऐसे है, इनका राशन कार्ड ये वो है, लेकिन एनएफएसए में राशन नहीं मिल रहा है, इनको मदद हो सकती है क्या? तो ऐसा नहीं है, सबने काम किया। और निश्चित रूप से ज्ञान जी भाई से उस सूची में 4 नाम मैं भी लिख के आता था कि 4 नाम आपके इस क्षेत्र के, मतलब आनंद सागर के इधर तो वो मुझे बताते थे, और आनंद सागर के उधर खुद संभालते थे, तो भारती भाभी उधर, सब जने कहीं ना कहीं लॉकडाउन में उस काम को किया। तो मुझे इतना आनंद आया। वो 4 महीने ऐसे थे जब शायद मैं अजमेर छोड़कर एक दिन के लिए भी नहीं गया और पूरा समय यहाँ रहा। तो उन 4 महीने का जो सदुपयोग था जनता की सेवा का, वो सेवा नहीं थी, पुण्य कार्य था। और मुझे लगता है कि भगवान ने उस पुण्य कार्य करने के लिए हमको निमित्त बनाया। ज्ञान जी जैसे बड़े भाई का हमको आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। उसमें भी कई कमियां रहती थी, थोड़ा मेरे स्वभाव को लेके कहते हैं थोड़ा एग्रेसिव है, गुस्सा जल्दी आता है। तो ज्ञान जी को मैं देखता था, मैं कहा भाई साहब ये अभी आपने इस महिला को समझाया, 10 मिनट बाद ये वापस आ गई, और अब अपने पहले खुद आई थी, फिर बेटी को लेके आ गई, इसके बाद बहन को लेके आ गई। बोले भैया मैं जानू, लेकिन ये मांगने से चूक नहीं रही है, तो मैं भी देने से क्यों चूकूं? कि मैं भी देने से क्यों चूकूं? तो ये वो एक बिच्छू वाली कथा एक बार देवेंद्र ने भी सुनाई थी कि एक साधु, सबको याद है कि साधु पानी में स्नान करने उतरे, जल में स्नान करने, बिच्छू जो है वो गड़बड़ा रहा था, पानी में डूब रहा था, वो बार बार निकालते हाथ पे रखते उनको काटता। तो वही शैली में वो कह रहे कि भाई वो लेने से नहीं चूक रहा, तो मैं देने से क्यों चूकूं? क्योंकि देने वाला जो है वो देने को तैयार है, तो लेने वाले के हाथ खाली क्यों जाने चाहिए? इस परंपरा के साथ इन्होंने काम किया। और मुझे लगता है कि ये केवल मात्र अजमेर नहीं, पूरे देश में, नौरत भाई भी यहाँ बैठे हैं, सिविल लाइन क्षेत्र में भी भोजन के लिए वितरण के लिए जाता था, अन्नपूर्णा योजना से और निगम से जो अपना होता था वो होता था, लेकिन वहां पर सिविल लाइन्स में भी जो भोजन वैसा और सबने किया। तो हर जगह पूरे अजमेर में मुझे लगता नहीं है कि कोई एक व्यक्ति भूखा इस लॉकडाउन में सोया होगा, क्योंकि हमको लगता जरूर था कि भैया जो सरकारी नौकरी में हमको क्या दिक्कत है, हम तो हमारे घर में हो जाएगा, कुछ न कुछ कर लेंगे। लेकिन हमारे रोज कमाने वाले, खाने वाले बहुत संख्या में, कोई ठेला चलाता, कोई रिक्शा चलाता, कोई ऑटो चलाने वाला, कोई नाई, कोई दाई, कोई मोची, कोई धोबी, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। वो प्रतिदिन मेहनत करने वाले लोग हैं, सुबह से शाम तक कमाते थे, तब जाके वो अपना राशन लाते थे। उस लॉकडाउन में ऐसी स्थिति में वो करने की उनकी स्थिति नहीं थी, लॉकडाउन में कोई काम नहीं था। उस समय उन घर तक पहुंचना, उन तक राशन पहुंचाना, उनमें भी ऐसे सम्मानित, उनको ऐसा उनका स्वाभिमान देखा कि बहुत छोटा काम करने वाला था, लेकिन लेने को तैयार नहीं था। ज्ञान जी भाई साहब ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, नीरज तू जा, और मैं कहता था भाई साहब मैं नहीं जाऊंगा, भारती भाभी आप जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे चेहरे को आइडेंटिफाइड है, वो नहीं लेंगे, एक मन में शर्म होती है। तो उस शर्म को कैसे दूर किया जाए, वो योजना भी इन्होंने बनाई। समाज के ऐसे व्यक्ति जो सक्षम थे, घर पे बैठे हुए थे, लेकिन उनको जाकर के इंसिस्ट करना, तैयार करना। एक बंधु का नाम अगर आप कहो तो क्या सब ले लूं या नहीं लूं? ऐसे सामाजिक व्यक्ति सक्षम थे, वो देना चाहते थे, कोई लेने नहीं जा रहा था। मुझे लेकर के गए तो उन्होंने भंडार खोल दिए, और आटे के कट्टे उन्होंने इतने इकट्ठे कर दिए कि हम रोज बांटे तो कम। आप ही के क्षेत्र में ललवाणी जी के यहां पर भरा हुआ भंडार, और वो कह करके सूची भेज दिया करो भाई साहब, नाम बताया करो, वो आए और ले जाए। लेकिन गड़बड़ियां शुरू हुई तो राशन कार्ड की परंपरा इन्होंने शुरू की, भैया इनका राशन कार्ड पे एंट्री करवाना शुरू कराओ, किया। तो इस प्रकार के काम करने वाले निश्चित रूप से विक्रम यहाँ पर है, हेमंत यहाँ पर है, हमारे नए साथी पार्षद है, दिलावर का पीछे बैठा है, आतिश भाई भी है, सब नए लोग हैं। आप लोगों के लिए रजनीश भी यहाँ मौजूद है, रंजीत ने तो खूब सेवा की है, चन्नू भाई ने खूब सेवा की है। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, अजमेर ऐसी जगह है जहां पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। कहते हैं अजमेर कटोरे नुमा है, तो ये कटोरा ऐसा है जो हमेशा भरा रहा है। ये कटोरा यूं नहीं रहा, हमेशा यूं देने वाला रहा है। रमेश जी भाई साहब के नेतृत्व में प्रेस क्लब, ठीक है, प्रेस क्लब अपनी जगह होगा, बिना प्रेस क्लब के भी जिस प्रकार के काम अजमेर में, चाहे वो फागुन महोत्सव हो,
चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे ये मेडिकल हेल्थ के कैंप हो, कहीं ना कहीं सहयोग पॉजिटिव काम करने के लिए एक अच्छी टीम अजमेर में आप लोग करोगे, अपने क्षेत्र में करोगे। यहाँ आकर निर्मल बैठा हुआ है, खूब आटे के गड्ढे बांटे वहां खड़े होकर के, मुझे ध्यान है अपने क्षेत्र में, और लाइन लगा करके। तो ये बांटा कोई एहसान नहीं किया हमने, किसी में नहीं किया, हमारी जिम्मेदारी थी, ऊपर वाले ने हमको कहा, हमने करके दिया। तो रमेश भाई सब यहाँ बैठे हैं, चौहान साहब यहाँ बैठे हैं, नरेश भाई यहाँ बैठे हैं, राजबिहारी जी वैसा बैठे, सबने, मैं ये अखिलेश भाई सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये नीतीश बैठा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब नाम ले ही देता हूँ कि ये शुरुआत करने वाला वो व्यक्ति था जिसने हमको पहले दिन कहा कि ये करना चाहिए भैया। तो ये सब लोग ऐसे हैं, मैं आप पार्षदों को आग्रह कर रहा हूँ कि आप अगर इनसे सहयोग मांगने आएंगे ना, तो आप एक मांगने आएंगे, ये 100 देने को तैयारी में रहेंगे, और आपको 10 नाम ऐसे बताएंगे जो आपके काम में सहयोग करने के लिए इस अजमेर में तैयार मिलेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह निवेदन इतना ही है कि प्रताप जी भाई सबसे, लेकिन राय जरूर लेना, ये ध्यान रखना, क्योंकि कमी कहाँ है वो बता सकेंगे, क्योंकि उनकी कलम जितनी धारदार है उतना उनका जिसे कहेंगे ना एक्सपीरियंस भी बहुत शानदार है। तो मेरा ये निवेदन है, बड़ी बात लंबी बात मैं कह गया, क्योंकि मुझे लगता है कि शब्द कम है, बातें बहुत सारी है। राजनीतिक जीवन में काम करते हुए कई समस्याएं हमारे को आती है, हम अलग अलग पक्ष और विपक्ष में बढ़ जाते हैं कई जगह, चुनाव तक, लेकिन वो पक्ष विपक्ष रखें, चुनाव बाद हम सब एक है, हमको मिलकर के निगम में साथ काम करना है, अजमेर की सेवा करनी है, अजमेर की समस्या, अजमेर की जो जनता है उसकी समस्या का समाधान करना है। स्मार्ट सिटी बने, ये तो हमारी प्रायोरिटी हो, स्मार्ट सिटी से ज्यादा है ये सोशल सिटी बने, ये सोशल कॉज के लिए अलग से पहचान रखे, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और जब तक भाई साहब जैसे हमारे पास में अग्रणी वाहक ध्वजवाहक हमारे पास होंगे, तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में अच्छा काम कर पाएंगे। आप सभी यहाँ पधारे, आज सबने समय दिया, ज्ञान जी भाई साहब को सुना, ज्ञान जी भाई साहब की मैं क्या नहीं बताऊंगा, बात ही बताऊंगा कि आप जब करने लगोगे तो ऐसा ऐसा सहयोग करते हैं कि अपने क्षेत्र, मतलब मुझे ध्यान है, मैं एक मेरे वार्ड में कोई काम चल रहा था, बाकी लोगों को परेशानी थी, तो मैंने उस काम के लिए कहा नहीं होना चाहिए भैया, सबने मना किया, रोको। ज्ञान जी भाई साहब का फोन आया मेरे पास, नीरज जी, नीरज कभी नहीं बोलते, जी लगा के बोलना एक बड़ी बात है, सद्भाव की बात है कि छोटा हूं, इनके भाई के साथ पढ़ा हूं, बचपन में इन्होंने मुझे देखा है, पर वो जी कभी भी सद्भाव और सबका पूरा कि ऐसे ऐसे करके है, और ये अच्छा बेचारा गरीब व्यक्ति है, और ऐसे से आप परेशान इस कारण से, मैंने कहा भाई साहब ये दिक्कत है और ये प्रॉब्लम आ रही है, कॉलोनी वालों की दिक्कत है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि अपन बैठ के कॉलोनी वालों से बात करें तो रास्ता निकल जाए। मैंने कहा भाई साहब निश्चित रूप से मेरे साथ तो दिक्कत है, मैं एक के लिए बाकी 10 को नाराज नहीं कर सकता, आप आओ। बोले मैं आऊंगा नहीं, आप मुझे बताओ कौन कौन है जिनसे मुझे बात करनी चाहिए। मैंने 2-4 नंबर इनको भेजे, इन्होंने बात की। जो व्यक्ति उस व्यक्ति के काम पर अटके हुए थे कि इसका रैम बाहर ज्यादा निकल रहा है, रैम नहीं निकलना चाहिए, इसका छज्जा बाहर निकल रहा है। देखिए भाई साहब ने भी कहा कि सरकारी जमीन, आप पार्षद इस नाते कह रहा हूं, सब अपनी मेहनत से, अपने पैसे से, बहुत खून पसीने की कमाई से मेहनत करके अपना आशियाना बनाते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। ठीक है, कोई बहुत गरीब होगा, ठेले पे करता होगा, कोई दुकान लगा के करता होगा, कोई कुछ और करके करता होगा। आप मानिएगा अगर आपने किसी एक की वजह से हाई ली ना, वो जिंदगी भर आपको परेशान करेगी, आपको दुख होगी। हाँ, निश्चित रूप से पैसा वाली बात मैं भी कहता हूँ, मेरे पास कोई आ जाता, मैं कभी नक्शा पास कराने निगम गया नहीं, मैं तो खुद के निगम नक्शा भी पास नहीं करवा पाया। पर किसी के काम में हम आगे ना आए, ये ध्यान रखना चाहिए, तो ये बड़ा सत्कार है। 1 मिनट लगेगा बदनाम होते हुए, नाम होने के लिए तो बड़ा संघर्ष होता है कि जिंदगी के 40 साल निकल जाते हैं, तब जाकर के कोई इस प्रकार की चर्चा यहाँ कर पाता है, और बदनाम होने में 40 सेकंड भी नहीं लगेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना। एक बात और, तो भाई साहब ने कही, कोई कुछ बना रहा है मेरे पास आता तो मैं कहता भाई अपनी जमीन जो बना रहे बहुत अच्छा कर रहे हो, नक्शा पास कराना आपकी जिम्मेदारी है, नगर निगम की जवाबदारी है, वो अपना काम करें। हाँ, 2 बातों का ध्यान रखना, एक सरकारी जमीन पे कब्जा मत करना, सरकारी जमीन को बनाने की कोशिश मत करना। दूसरा, पड़ोसी परेशान हो ऐसा काम मत करना, क्योंकि आपको परेशान कोई करेगा तो पड़ोसी करेगा, और आपको आजीवन उसके साथ में रहना है।
क्योंकि आज आप मकान बनाएंगे, अगले 50 साल तक वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। उससे सहमति से, सरलता से जो बन पड़े अच्छा करके करने की कोशिश करना, ये मेरे को लगता है मैं कहता रहा हूँ। और निश्चित रूप से आज भाई साहब ने आप बुलाया, सम्मान दिया, सद्भाव दिया, सत्कार किया। मैं इस अजमेर प्रेस क्लब की नींव की ईंट बनूं, ये मेरा हमेशा सा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो गांधी भवन पे चला करता था तब भी आने जाने का सौभाग्य मुझे मिलता रहा, और जब क्लॉक टावर पे चलता था तब भी उसका मैं सौभाग्यशाली बिना रसीद का, बिना रजिस्ट्रेशन का सदस्य रहा हूं। और मुझे लगता है कि अच्छी बातें सीखने के लिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़े कोई निंदक और आलोचक कोई अच्छा हो सकता है तो पत्रकार हो सकता है, पार्षदों के लिए कह रहा हूं, बाकियों के लिए नहीं। आपकी अच्छाई और सच्चाई और आपकी गलतियां अगर कोई ढंग से बता सकता है, खुले मन से बता सकता है, तो वो ही बता सकता है। इसलिए इनसे संपर्क में रहे, इनसे बात करते रहे, आपको ध्यान में आएगा क्या कमी है, उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हम 80 पार्षद इस अजमेर का भविष्य ठीक करने का प्रयास करेंगे। भविष्य तो क्या, ये तो प्राचीन नगरी है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, उसको हम क्या ठीक करेंगे, लेकिन यहाँ की समस्याओं का समाधान प्रॉपर कर पाए, जनता को राहत दे पाए, इसको स्मार्ट सिटी बना पाए, ये हमारा परम कर्तव्य रहे। और ज्ञान जी भाई साहब जैसा पार्षद बन पाए, देखिए मैं तो नहीं बन पाया, ईमानदारी की बात कह रहा हूं, मैं नहीं बन पाया, कोशिश करता हूं। अगर हम बन पाए तो हम पार्षद नहीं, जनसेवक कहलाएंगे, जनप्रतिनिधि कहलाएंगे और जनता की आवाज कहलाएंगे। इतना कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। थैंक यू नीरज जी। कुल मिलाकर आज की जीना इसी का नाम से एक लाइन हमें जो मिली है वो ये, ज्ञान जी ने जिस कैंप की बात की थी नगर निगम में, हमने उसको रिपोर्ट किया है। और वैसे उसमें व्यवस्था थी कि आज 4 वार्डों का होगा, कल 5 वार्डों का, ऐसे डेट वाइज थी। हम सबकी नजर सिर्फ यही थी कि जिस वार्ड से ज्ञान सरस्वती जी आ रहे हैं उस वार्ड में, उस कैंप में, उस टेंट में उस दिन कितने लोग आएंगे। मुझे खुशी है उस कैंप में इनका नंबर है। ये है आज अजमेरू प्रेस क्लब ने एक नया प्रयास किया है और जीना इसी के नाम से एक कार्यक्रम किया है। और उस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता जिनको रखा, ऐसे ज्ञान सारस्वत जी हमारे साथ आएंगे, उनसे बात करते हैं कि अजमेरू प्रेस क्लब में आकर और अपनी बात रखने पर उन्हें कैसा एहसास हो रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं अजमेर की जनता को। ज्ञान सरस्वत। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं श्री प्रबुद्ध मंच के ऊपर खड़ा हूँ, इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में खड़ा हूँ, जिनके बीच में खड़ा बोलने से अच्छे राजनेता और मंत्री और अधिकारीगण घबराते हैं कि मैं कुछ गलत ना बोल जाऊँ। ऐसे मंच के सर ने मुझे अपने सम्मुख विभाग बोलने का मौका दिया। मैंने अपनी बात जो मैं करता हूँ मेरे सामाजिक जीवन में, दैनिक जीवन में जो मैं करता हूँ, वो बात मैंने वहाँ बताने का प्रयास किया। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, अच्छा बनाया, गलत बनाया, लेकिन जो बार बार बीच में गालियाँ बन रही, उससे लग रहा है अच्छा होगा। और मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जब इलेक्शन लड़ा जाता है, मैंने देखा अभी 80 वार्डों में जो इलेक्शन लड़ा गया, तो उसमें जब कोई कैंडिडेट होता है तो उसका पूरा परिवार, बल्कि परिवार से आगे तक का सब लोग साथ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या आपका परिवार भी इस समय आपके साथ होता है? चुनाव हो या चुनाव के बाद विषय हो, मेरा परिवार किसी प्रकार की राजनीति में हिस्सा नहीं लेता। मेरे 2 जवान भाई हैं, मेरा बेटा भी जवान है, लेकिन किसी प्रकार की राजनीति में उनका कोई लेना देना नहीं होता है। विशुद्ध रूप से चुनाव मैं लड़ता हूँ या पार्षद मैं होता हूँ, तो मेरे वार्ड में मेरे भाई और परिवार के लोग किसी को कहने का अधिकार नहीं कि मैं पार्षद का भाई हूँ, पार्षद का बेटा हूँ, पार्षद का परिवार। अपना अलग अलग क्षेत्र है उनका, उसमें काम करते हैं। राजनीति में कहीं उनका नहीं होता है। एक बात और जन्म लेती है यहाँ पर कि इलेक्शन जब जीता जाता है 1 बार, 2 बार या 3 बार, तो एक अंदर से उत्साह होता है, एक बहुत इस चिल्लापोती होती है कि मैं डिप्टी मेयर बन जाऊँ या मैं मेयर बन जाऊं। लेकिन आप ऐसा कहीं नजर नहीं आया, क्या ऊपर से कोई निर्देश थे या कुछ? निश्चित तौर से हस्तिनापुर और ऊपर के निर्देश को कोई चीज होती है, उसी से डिप्टी मेयर बनता है। लेकिन मैंने अभी बिल्कुल हमारे प्रबुद्ध समाज के सामने स्वीकार किया है कि मेरी कोई चाह नहीं है कि मैं कोई राजनेता बनूं या डिप्टी मेयर बनूं। मैं डिप्टी मेयर से बड़ा हूं, क्योंकि नीरज जी जैन साहब है, मेरे छोटे भाई हैं, मैं डिप्टी मेयर का बड़ा भाई हूँ, तो मैं डिप्टी मेयर से बड़ा मेरा पद हुआ। और मैं यही कहूँगा कि नीरज जी के साथ मिलकर नीरज जी के
अच्छे से अच्छा मैं नगर निगम अजमेर को आगे ले जाने का और अच्छे काम करने का प्रयास करूंगा। आपने देखा कि किस तरह से कितने सरल हैं ज्ञान सरस्वती। आपने डिप्टी मेयर को अपना छोटा भाई क्योंकि खुद बड़े बन गए कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, मतलब मैं बड़ा डिप्टी मेयर हूँ। मैं फराज सागर, प्राइम राजस्थान, अजमेर।